Yes, sir. ओके आस्था, रवि, Yes, वीना, sir. अदिति। हाँ सब सर, आ लोग। रही है। ओके ओके, ठीक है। हम लोग क्लास 2-3 मिनट में शुरू कर रहे हैं। ओके। Okay, sir. Okay, sir. ओके, दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. अच्छा, ओके। 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। और भी लोग अगर कोई बचे हों आने को तो वो आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग एक बार फिर से एक सुर में आवाज देकर के ये बताइए कि आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मुझे आशा है कि आप लोगों तक मेरी आवाज अच्छे से पहुंच रही होगी। जहां कहीं भी वॉइस में दिक्कत हो तुरंत आप लोग मुझे टोकिएगा कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, या आवाज में अगर कोई दिक्कत महसूस आपको होती है तो भी आप तुरंत बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल हमने कल यानी प्रीवियस क्लास में लेक्चर 7 में हम लोगों ने त्वचा के बारे में जब पढ़ा था, स्किन के बारे में जब पढ़ा था, तो हम लोगों ने जिक्र किया था कि हम 5 सेंसनरी ऑर्गन्स यानी 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी जानें, क्योंकि इनसे भी 1 या 2 सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीभ के बारे में, टंग के बारे में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था। और जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, तो हम लोगों ने वहां पे स्किन को पढ़ लिया था, त्वचा को पढ़ लिया था। बाकी के जो 3 संवेदी अंग या सेंसनरी ऑर्गन या फिर जिनको ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से 3 अंग बचे हैं? पहला है आपकी आंख के बारे में, दूसरा कान के बारे में, और तीसरा नाक के बारे में। अब इनके पूरे मैकेनिज्म को अगर हम समझने बैठे तो ये अपने आप में 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पे बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल और केवल, या फिर फिजियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल उतना पढ़ाई करेंगे जितना हमारी परीक्षा में, हमारे एंट्रेंस एग्जाम में हमारे काम आ जाए। ठीक है, बस उतना ही। और सेंसनरी ऑर्गन से इक्का दुक्का प्रश्न आते हैं और वो फिक्स्ड क्वेश्चन है कि ये पूछा जाएगा। तो आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा इंडोक्राइन सिस्टम, इसको हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र जो होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ये सारी चीजें अभी हम आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी आंख के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आंखों से हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं। विजन का जो क्वेश्चन होता है, दृष्टि का जो प्रश्न फिजिक्स में आता है, और आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या फिर आई का जो अलग अलग है, वो बायोलॉजी के अंतर्गत। तो देखिए, के बारे में पढ़ते थे, आई के बारे में
आपके इसके भी कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन तैयार। ध्यान से सुनिए, हम जो कुछ है वो किस थ्योरी पे काम करता है, वो किस सिद्धांत पे काम, उस सिद्धांत को कहते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आप मान लीजिए शीशे के सामने खड़े होकर के या शीशे के बगल में खड़े होकर के, आपके घर में अलमारी होगी उसमें शीशा लगा होगा, तो उसके किनारे खड़े हो जाइए, शीशे में आप ना दिखें, और एक टॉर्च लेकर के या अपने फोन की टॉर्च जला करके उस शीशे पे डालिए, तो आप ये देखेंगे कि वो शीशा, ये जो बीम गई है, लाइट जो आपने जलाई है टॉर्च से, वो शीशे पे पड़ के दूसरी तरफ जा रही है। या फिर इसको आप समझिए कि जब धूप बहुत ज्यादा होती है और आपकी घड़ी होती है आपके हाथों में, रिस्ट वॉच, उसको आप पहने होते हैं, तो आप अपने दोस्त की आंख पे ऐसे फोकस करके लाइट मारते हैं, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन। परावर्तन मतलब आया और गया, एक बीम आई, एक किरण की रेखा आई, वो किसी बिंदु पे टकराई और फिर वापस लौट गई। तो ऐसे ही हमारी आंख से कुछ बीम चलती है, कुछ रोशनी चलती है हमारी आंख के भीतर से, और जो चीज हम देख रहे होते हैं, जैसे अभी आप अपने फोन की स्क्रीन को देख रहे हो, तो आपकी आंख के अंदर से एक लाइट आ रही है और फिर फोन की स्क्रीन पे पड़ रही है और फोन की स्क्रीन से टकरा कर वापस चली जा रही है, और उसके बाद सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं, सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, और इसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप जो देखते हैं किसी चीज को, या फिर आपकी जो दृष्टि होती है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है। योर विजन इज बेस्ड ऑन व्हिच थ्योरी? तो द आंसर इज द थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के वर्तन के सिद्धांत की जो पूरी की पूरी अवधारणा है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो बेस्ड है। ठीक, ये फिजिक्स का हो गया। आगे भी अभी आंख के बारे में पढ़ेंगे तो फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे। उससे पहले बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट आंख से जुड़ा समझ लेते हैं कि आंख के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये स्लाइड देखिए, तो धुंधला दिखे कोई बात, आउट में क्लियर में जी गया हुआ है। इसमें देखिए सबसे बाएं साइड में, पहले तो नीचे की देखिए, जो आपकी आंख दिख रही है उसमें एक पर्पल कलर का, बैगनी कलर का आपको पुतली दिख रहा है, पुतली। उसके बाद सर आवाज उसके दोनों डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। साइड में सफेद में अभी भी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। यस सर। यस सर। आवाज जा रही है या डिस्कनेक्ट हो रही है भाई? बीच बीच में नहीं आती है सर आवाज। डिस्कनेक्ट हो रही है सर। अच्छा, कहाँ से? अभी नहीं, अभी आ रही है आवाज? नहीं नहीं, सेम हो रहा है सर, डिस्कनेक्ट हो रही है। आवाज आता भी है तो फ्रेश नहीं आता है, एक वाइब्रेशन सा रहता है। अरे भाई मैं तो सही जगह पे बैठ, वाइब्रेशन तो यार मेरे खैर आवाज में ही है। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। अच्छा, तो कह रहा था कहाँ से आप लोग को आवाज नहीं आ रही थी? वो बैगनी कलर की सर आंख में। हाँ ठीक, ओके ओके ठीक है। तो ये देखो, ये फिगर आप देखोगे स्लाइड में, तो इसमें बैगनी कलर का पुतली दिख रहा है, इसको प्यूपिल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो बाहर से देखने पे जो आपकी आंख दिखती है उसमें दो चीजें दिखती हैं, एक तो पुतली दिखती है प्यूपिल, और उसके आसपास जो सफेद रंग का एरिया होता है ना हमारी आंख के भीतर, वो दिखता है, जिसको स्क्लेरा बोलते हैं, SCLER। अब परीक्षा में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार किसी साल पूछ लिया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिली क्वेश्चन, कि आंखों के भीतर जो काला या भूरा या नीला रंग का कुछ दिखता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर था पुतली, प्यूपिल। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रश्न आते नहीं है। क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं आंख से रिलेटेड, कि कॉर्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, ठीक है, आइरिस क्या होता है, एग्जाम में आते हैं। तो ये फिगर तो मैं आपको केवल प्यूपिल और स्क्लेरा दिखाने के लिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए,
इस इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन हमको जिन चीजों का काम है सब आपको बता रहा हूँ। स्लाइड पे लेफ्ट साइड में देखिए, नीचे से लिखा हुआ कॉर्निया, उसके ऊपर लिखा है आइरिश और उसके ऊपर लिखा है प्यूपिल। बस यही काम के हैं हमारे एग्जाम के लिए। उसके बाद राइट साइड में देखिए, नीचे वाला जो विट्रेस ह्यूमर है उसको छोड़ दीजिए, ऑप्टिक नर्व उसके ऊपर है। ध्यान से देखिए, जो नर्व जा रही है बीच से नली सी जा रही है, वो भी हमारे काम के लिए है एग्जाम में। उसके बाद रेटिना, जो ऑप्टिक नर्व के ऊपर लिखी हुई है, जो ब्राउन कलर का घेरा बना हुआ है, वह भी हमारे एग्जाम के लिए हमारे काम का है। तो अब मैं बताता हूं, इसको ध्यान से देखिए और मेरी बात सुनते जाइए। जब आपकी आंख के भीतर से कोई रोशनी चलती है और कहीं जाकर के टकराती है, मान लीजिए आपके फोन स्क्रीन से टकरा रही है, तो फिर वो वही है, फोन स्लॉट रही है वो क्या सर, सबसे आवाज नहीं आ रही है। के आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, आवाज जा रही है भाई मेरी? हाँ, अभी आ आप रही है ईयरफोन का पर एक बार यूज कर लीजिए सर। क्या क्या यूज कर ले भाई? सर ईयरफोन अगर यूज कर रहे हैं तो सही है, ईयरफोन से सर अरे कोई थोड़ा यार वॉइस क्लियर है। तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। आवाज जा रही है मेरी? ये आवाज जा रही है? हेलो, हाँ हाँ सर, अभी अभी आ आ रही रही है। है। जब आप पढ़ाने लगते हैं तो बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, बीच बीच तो आप लोग भी मुझे टोक दिया, काम है इसे समझ लें। टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। भी हो रहा तो सर, अभी आवाज जा रही? नो है, अभी सर, भी आवाज वैसे ही हो कट रहा है। अभी भी हो रहा है दिक्कत? हाँ अभी भी हो रहा है बीच बीच में। तो नहीं जा रही अभी भी? ऐसा है? हाँ, इसको आवाज नहीं आ रही। हेलो, आप लोगों तक मेरी आवाज सही से जा रही है अभी? अभी सही आ रही है सर। अभी आ रही है। हाँ सर, आ रही है। चलो ठीक है, ठीक है। तो आगे यहीं से शुरू करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि आपकी आंख से मान लीजिए लाइट चल के जा रही है, ठीक है, और आपके फोन के स्क्रीन पे पड़ रही है, और फिर वो लाइट, वो प्रकाश की किरण आपके फोन के स्क्रीन से टकरा कर वापस आ रही है। तो सबसे पहले वो आंख के किस पार्ट पे आकर के पड़ेगी? सबसे पहले आपकी पुतली पे आएगी, ठीक है। जब आपकी पुतली आएगी तो पुतली के बाहर एक पर्दा होता है। किसका पर्दा होता है? आंसुओं का पर्दा होता है। आप अपनी आंख को कभी शीशे में या दर्पण में या अलमारी में ध्यान से देखेंगे तो आपको हमेशा ये दिखेगा कि आपकी आंख के भीतर हमेशा कुछ आंसू का एक बहुत पतली सी, बहुत महीन सी ऐसी परत, ऐसे लेयर दिखेगी आपको। वो लेयर क्या होती है? उस लेयर को बोलते हैं कॉर्निया। अब कॉर्निया का क्या काम है? कॉर्निया का काम है कि ये लाइट जो आ रही होती है टकरा के वापस, उसको फोकस करने में मदद करता है। अब फोकस कहाँ करेगा अभी आगे बताऊंगा। तो ये वापस आती हुई प्रकाश की किरण को, लाइट की बीम को फोकस करने में मदद करता है कॉर्निया। तो कॉर्निया किताबों में बहुत सारे तरीकों से लिखा है, आप बस इतना जानो कि कॉर्निया आपकी आंखों में जो आंसू का पर्दा होता है, द कर्टन ऑफ टीयर्स, ठीक है, आंसुओं का जो पर्दा होता है वो कॉर्निया होता है, ठीक है। अब इसमें एक्वेस ह्यूमर भी लिखा है, उसके बारे में भी बहुत छोटी सी चीजें जान लीजिए कि कॉर्निया के नीचे वो होता है, ठीक है, फ्रंट पार्ट ऑफ आई बनाता है, और वो आपके आंख के भीतर जो प्रेशर होता है उसको कांस्टेंट रखता है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, फिर भी मैंने हैंडआउट में दिया है ताकि आप समझ लो, ठीक। अब कॉर्निया से और फिर ह्यूमर से गुजर करके जो आपकी लाइट की बीम है, जो फोन की स्क्रीन से टकरा के आई है, वो जाती है प्यूपिल यानी पुतली पे।
ठीक। तो आपकी पुतली जो आप देखते हो बाहर से अपनी आंख में, उसके पहले भी 2 लेयर हैं। पहला लेयर कौन सा है? कॉर्निया, आंसुओं का पर्दा। और उसके बाद बीच में होता है ह्यूमर, जो कि तरल होता है, कुछ होता है जेली जैसा होता है, जेली जो आप लोग खाते हो वैसा। तो आइरिस जो होता है, फिर आइरिस ह्यूमर के बाद होकर के ये आइरिस पे पहुंचती है, सॉरी पुतली पे आती है, प्यूपिल पे आती है। ठीक है। अब प्यूपिल क्या होता है, अगर आप फिगर ध्यान से देखेंगे तो प्यूपिल में आगे ले जाकर के इसको ब्रैकेट बना दिया है उसी आंख के भीतर वाले फिगर में। ये क्या होता है, जो प्यूपिल होता है वो हमारी आइरिस का सेंट्रल पार्ट होता है। यानी हमारी पुतली हमारे आइरिस, आंख की आइरिस का बीच वाला भाग होता है और कलर्ड होता है। कलर्ड क्यों होता है? पिगमेंट्स कुछ पाया जाते हैं। अब कौन सा पिगमेंट पाया जाता है ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो पहले कॉर्निया से लाइट फिल्टर हुई, फिर ह्यूमर से गुजरी, फिर आइरिस के सेंट्रल पार्ट जिसको आपने प्यूपिल कहा है वहां पे गई। प्यूपिल का काम क्या है? प्यूपिल ये अपना साइज चेंज कर लेता है, कभी छोटा कर लेता है, कभी बड़ा कर लेता है। क्यों छोटा या बड़ा कर लेता है? कि भाई इतना ही लाइट अंदर जाना है। जैसे आप लोग कैसे समझिए इसको कि छोटा या बड़ा कैसे है? जैसे अपनी आंखों को आप दबा लेते हैं कभी कभी जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो बहुत ज्यादा धूप से बहुत ज्यादा अपनी लाइट को आप अपनी आंखों के भीतर नहीं जाने देना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी आंखों को सिकोड़ लेते हैं, अपनी पुतली को, अपने प्यूपिल को सिकोड़ लेते हैं। ठीक है। तो ये डिसाइड करता है प्यूपिल कि कितना लाइट हमारी आंख के भीतर जाएगा। उसके बाद लेंस आता है। ठीक है। लेंस आइरिस देख रहे होंगे, ये समझ लीजिए लेंस है आपकी बॉडी का, आपकी आंख का। ठीक। ये क्या करता है? ये लाइट को फोकस करता है। और फोकस कहाँ करता है? राइट साइड में देखिए बीच में जो लिखा हुआ है रेटिना, ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है ना, इस पे फोकस करता है लाइट को। उसके बाद फिर आगे क्या होता है? आई बॉल के सेंटर में लाइट जाता है। तो वो सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, बट ये समझिए कि आइरिस से हो करके जो लाइट है वो जाकर के रेटिना पे फोकस बना देता है। लास्ट डेस्टिनेशन जो लाइट का है वो रेटिना है, और ये हमारी आंख के पीछे की तरफ होता है। ये पूरा देख रहे हो आप ब्राउन वाला सर्कल, ये पूरा का पूरा ब्राउन सर्कल रेटिना नहीं है, वो जो जहां पे रेटिना लिखा हुआ है वहां पे रेटिना होता है, और वहां पे जाकर के किसी लाइट का फोकस बनता है। जब किसी लाइट का फोकस बनता है तभी हम उसको पूरा का पूरा देख पाते हैं। ठीक है। अब रेटिना के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। रेटिना में खून लाने वाली कुछ छोटी छोटी वहां पे वेसल्स होती हैं, वाहिकाएं होती हैं। ठीक है। एक पार्ट होता है जिसको मैकुला बोलते हैं, और इसके अलावा ब्रेन से कुछ जुड़े हुए ट्यूब्स होती हैं जो आप जो देखते हो उसको ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो उसके लिए फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जो आप देखते हो उसको चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। कौन? फोटो रिसेप्टर्स। और फिर वो आपके दिमाग तक जाता है। ठीक। तो ये सारी चीजें आपकी आंख के बेसिक्स के बारे में है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है एग्जाम में, वो आगे की स्लाइड्स में देखिए। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि रतौंधी यानी कैटरैक्ट जो रोग है वो किससे संबंधित है? तो रतौंधी आंख से संबंधित रोग है। इसमें होता क्या है रतौंधी में, या मोतियाबिंद, इसमें जो आंख का आपका सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, प्यूपिल का जो सेंट्रल है, प्यूपिल के बीच में भी एक बहुत छोटा सा सेंटर है, वहां पे अमूमन ये होता है कि क्लाउडी हो जाता है, उस पर बादल जैसा एक सफेद सफेदपन आ जाता है। ठीक है, बिंदी जैसा, तो उसको बोलते हैं मोतियाबिंद, मोती जैसा बिंदी। ठीक है। तो जब वो हो जाता है तो हमें देखने में समस्या होने लगती है। अमूमन आप देखते होंगे घर में बड़े बुजुर्गों को सुनते होंगे ये कहते हुए कि हम आंख खुलवाने जा रहे हैं। तो आंख खुलवाने में क्या होता है, वही जो मोती बिंद हो जाता है, जो क्लाउडिंग हो जाती है, बादल जैसा हो जाता है सफेद सफेद, उसको हटाया जाता है उसमें, और उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, वो आपको नहीं जानना है। आपको ये जानना है कि रतौंधी आंख से संबंधित रोग है। दूसरा रोग आता है आंख से संबंधित, एग्जाम में पूछा गया है, कंजंक्टिवाइटिस। अब कंजंक्टिवाइटिस क्या है? आप लोग देखते होंगे कि गर्मी के लास्ट में या सर्दियों की शुरुआत में या फिर एक्सट्रीम जब गर्मी पड़ती है तो बहुत सारे लोगों की आंखों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, आंखें सूज जाती हैं, और आंखों के आसपास का जो एरिया है वो एकदम सूज करके रेडिश रेडिश हो जाता है, पिंक गुलाबी कलर का हो जाता है।
तो लोग बाहर जाते हैं तो काला चश्मा लगा देते हैं, या लोग कहते हैं कि जिसको ये हुआ है उसकी आंख में सीधा मत देखो वरना तुमको भी हो जाएगा। ऐसी भी चीजें प्रचलित हैं, ठीक है। तो वो जो रोग होता है उसको बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। इसको पिंक आई भी बोलते हैं, गुलाबी आंख वाला रोग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी आंखें जो हो जाती हैं वो सूज करके गुलाबी हो जाती हैं। इसमें एक लेयर होता है आंख में जिसको बोलते हैं कंजंक्टिवा। तो कंजंक्टिवल लेयर जो है, वो जो परत है, वो सूज जाता है इस रोग में। और वो लेयर क्या करता है? वो लेयर आपके फ्रंट आई के जो सामने होता है उसको कवर करता है, ठीक है। तो आपको वो जानने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा एग्जाम में ये जाएगा कि कंजंक्टिवाइटिस किससे संबंधित रोग है, तो आप सीधा लिखेंगे कि आंख से संबंधित रोग है। फिर दो बड़े पॉपुलर आंख सर की क्यों दिक्कतें सूख पूछी जाता जाती है हैं। आँख? आंख सूज जाता है वो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या बहुत सारे वायरस के इन्फेक्शन हो जाते हैं, या फिर एलर्जी हो जाती है। जैसे मुझे बचपन में आंख की धूप से एलर्जी थी, तो धूप जब मेरी आंखों पर पड़ता था तो मेरी आंखें सूज जाती थी, वो जो लेयर थी कंजंक्टिवा वो सूज जाती थी। तो ऐसे या तो आपको एलर्जी हो तब ऐसा हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शन फैला हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, इसलिए सूज सकता है। इसलिए भी बोला जाता है कि भाई आंख पे चश्मा लगा के चलो, जिसको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है उसकी आंख में सीधा मत देखो, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ठीक है ना। यस सर। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट आंख की दिक्कतें हम देख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पहला है हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। ये तो नाम है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। फार साइटेडनेस। फार मतलब दूर, साइट मतलब देखने वाला, नेस मतलब देख रहे हो। तो फार साइटेडनेस मतलब दूर दृष्टि। लोग बोलते नहीं है कि फला नेता बहुत दूर दृष्टि वाला है, फार साइटेड लीडर है। तो फार साइटेडनेस जिसमें होती है ये एक रोग होता है। तमाम बार फार साइटेडनेस एक रोग हो जाता है कि सिर्फ दूर का ही दिखेगा, करीब का नहीं दिखेगा। इसको जनरल एग्जाम्पल में समझो। सर एग्जाम कब होगा बीएचयू का, सर फॉर्म कब आएगा, ये है फार साइटेडनेस। सिर्फ दूर का दिख रहा है। लेकिन फार साइटेडनेस में अगर आपको नजदीक का कुछ नहीं दिख रहा है तब वो रोग हो जाएगा। अगर नजदीक का भी दिख रहा है कि हाँ क्लासेस चल रही हैं या फिर ये है, ये मुझे पढ़ना है, मैं तैयार करके चलूं, तब तो अच्छा ही है कि अभी तैयार भी कर रहे हैं और अवेयर भी हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हो वो नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ इसी लगे हुए हो एग्जाम कब होगा फॉर्म तो दो, लेकिन ठीक का नहीं क्या होगा जाएगी दिख। इसी तरीके से आंखों में आवाज होता है। नहीं। जब आंख केवल ये देखती है। आवाज जा रही होगी मेरी? हाँ सर अब आ रही है। हेलो। सर फिर से रिपीट कर दीजिएगा। हाँ हाँ, फिर से रिपीट कर देते हैं। ये मैं कह रहा था कि जैसे बहुत लोग चिंता करते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, तो दूर का सोचते हैं। लेकिन अगर उसके साथ ही साथ वो पास का भी सोच रहे हैं कि हाँ ये लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, ये हैंडआउट भेजे जा रहे हैं, इसकी तैयारी भी करते चलें, तब तो सब ठीक है कि दूर का भी देख रहे हो, पास का भी देख रहे हो। लेकिन अगर सिर्फ दूर का ही देखने लगो तब दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ इसीलिए परेशान रहोगे कि एग्जाम कब होगा और तैयारी नहीं करोगे। तो ऐसे आंख में हमारे होता है। जब आंख हमारी केवल दूर की चीजों को देख पाती है और पास की चीजों को नहीं देख पाती है, तो उसको बोलते हैं कि आंख में हो गई है दिक्कत। उसको बोलते हैं हाइपरोपिया या हाइपर मेट्रोपिया, या फिर सिंपल लैंग्वेज में फार साइटेडनेस, हिंदी में दूर दृष्टि दोष। दोष क्या है कि सिर्फ दूर का ही दिख रहा है, नजदीक का कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है, बगल में फिगर देखो। सबसे ऊपर वाला फिगर क्या है? नॉर्मल विजन दिखा रहा है कि लाइट आपकी आंखों के भीतर आ रहा है आइरिस वगैरह से होकर के, और आपकी रेटिना पे आकर के दोनों लाइट की बीम, अलग अलग लाइट की बीम जुड़ जाती हैं। तो उसको बोलते हैं फोकस। जब दो या दो से अधिक लाइट की बीम्स एक पॉइंट पे जुड़ जाती हैं तो जिस पॉइंट पे वो जुड़ती हैं उसको बोलते हैं फोकस। तो इस फिगर में सबसे ऊपर देखो फोकस कहाँ बन रहा है? वो आपका जो रेटिना वाला लेयर है ना, उस पे बन रहा है।
यही होना भी चाहिए कि रेटिना के लेयर पे ही आपका फोकस बने, तब हम मानेंगे कि आपकी आंख हेल्दी है, स्वस्थ है। लेकिन जब आपको फार साइटेडनेस हो जाता है, सिर्फ दूर का ही दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, तब क्या होता है? सबसे नीचे देखिए, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। उसमें लाइट की बीम आ रही है, लेकिन वो जुड़ कहाँ रही है? रेटिना पे नहीं जुड़ रही है, रेटिना के पीछे जुड़ रही है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आंख की किस बीमारी में फोकस जो होता है वो रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बनता है? तो फिगर देखिए, फिगर से ध्यान, अगर आपने फिगर याद कर लिया तो ये चीज आपको याद हो जाएगी। फिगर में सबसे नीचे दिया है दूर दृष्टि दोष का। इसमें फोकस कहाँ बन रहा है? रेटिना से पीछे बन रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष में फोकस रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बनता है। और उसके बाद एक और रोग है, सिर्फ नजदीक का ही दिखे, दूर का कुछ ना दिखे, तब भी रोग है। जैसे एग्जाम होने वाला है, आपको फार्म की चिंता नहीं है, आपको एग्जाम कब होगा इसकी चिंता नहीं है, सिर्फ अभी का पढ़े जा रहे हो, तो पता लगा कि फॉर्म आया, निकल गया, आपने भरा ही नहीं, तब भी हो जाएगी दिक्कत। तो आंख में अगर आप सिर्फ नजदीक की चीजें देख पा रहे हो, दूर की चीजें नहीं देख पा रहे हो, तो भी दिक्कत है। इसमें क्या होता है? लाइट की दोनों किरणें आती हैं और वो रेटिना से पहले मिल जाती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आंख के किस रोग में फोकस जो होता है वो रेटिना से पहले या रेटिना के आगे बन जाता है? तो आप बोलोगे कि भाई निकट दृष्टि दोष में, या फिर नियर साइटेडनेस में, या फिर इसको टेक्निकल भाषा में, तकनीकी भाषा में मायोपिया बोलते हैं, उसमें जो फोकस होता है वो रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक, तो 4 क्वेश्चन तो इस फिगर से तैयार हो गए आपके कि दूर दृष्टि दोष में फोकस कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। निकट दृष्टि दोष में कहाँ बनेगा? रेटिना के आगे। बीच वाला जो फिगर है ना बना है, वो निकट दृष्टि दिखाता है, जो है वो दूर दृष्टि दोष दिखाता है। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, हैंडआउट में भी दिया है। तो इसको अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चन आंख से रिलेटेड हैं वो आने वाले होंगे, वो आ जाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये हुआ कि चलिए सर, मान लिया तो हो गया, क्या हो गया? दूर दृष्टि दोष हो गया, सिर्फ दूर की चीजें ही देख पा रहा है, नजदीक की चीजें नहीं देख पा रहा है। तो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि उसको कुछ देख लें, कुछ इलाज बताइए? तो इलाज है, दोनों का इलाज है। अगर दूर का ही दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, तो भी इलाज है। और सिर्फ नजदीक का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है, तो भी इलाज है। सिंपल समझो कि सिर्फ फार्म की ही चिंता है और पढ़ाई की चिंता नहीं है, तो सर कोई इलाज बताइए। है भाई, इलाज उसका भी है। और सर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, फार्म कब आएगा पता नहीं है, उसकी चिंता नहीं होती, बताइए कोई इलाज। भाई उसका भी इलाज है। पहले देखते हैं कि आपको सिर्फ फॉर्म की चिंता हो रही है, सिर्फ दूर का देख रहे हो, नजदीक पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों का, ऐसी आंखों का इलाज करने में जिनको सिर्फ दूर दृष्टि होती है, जो सिर्फ दूर की चीजें देख पाते हैं, पास की चीजें नहीं देख पाते हैं, उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। जो चश्मा बनवाने जाते हो तो उसमें जो लेंस लगाया जाता है, जो शीशा लगाते हैं उसमें, वो उभरे हुए होते हैं। नीचे का फिगर देखो, लेफ्ट साइड में नीचे का फिगर देखो, ऊपर दिया हुआ है हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? फोकस रेटिना के पीछे बनता है। उसका इलाज क्या है कि उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दोनों किनारे जिसके उभरे हुए हों, वैसा लेंस यूज करते हैं आपके चश्मे में। तो वो क्या करता है? वो आपके फोकस को रेटिना पे बना देता है। प्रश्न पूछा जाता है आपसे एग्जाम में इसी पे, डेली लाइफ की चीज है। आपने देखा होगा, आप कभी आपके दादाजी आपके घरों में कोई चश्मा लगाता हो तो आप उसका चश्मा छू करके देखिएगा कि वो कॉन्वेक्स लेंस लगा है या कॉनकेव लेंस लगा है। अगर कॉन्वेक्स लेंस लगा है तो हाइपरमेट्रोपिया की समस्या होगी, अगर कॉनकेव लेंस लगा होगा तो मायोपिया की समस्या होगी। अभी समझते हैं इसको। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि दूर दृष्टि दोष यानी फार साइटेडनेस से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में कौन सा लेंस यूज करेंगे? ऑप्शन दिया कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, उत्तल मतलब उभरा हुआ। दूसरा ऑप्शन दिया कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस, यानी जिसका दबा हुआ है। ठीक। तीसरा ऑप्शन था दोनों। चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज करेंगे? उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। फिगर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहीं से तैयार हो गया।
दूसरा प्रश्न फिर पूछा गया कि ठीक है, दूर दृष्टि दोष का बता दिए, निकट दृष्टि दोष का इलाज करने के लिए आपके पास कोई समाधान है? तो डॉक्टर ने कहा हाँ भाई, हम कॉन्केव लेंस या आउटर लेंस लगा देंगे। आउटर लेंस कैसे होते हैं? देखो नीला वाला फिगर, इसमें दबे हुए होते हैं, ठीक है, बीच से दबे हुए होते हैं। तो वैसा लेंस लगा दोगे तो जो रेटिना, जो फोकस रेटिना से पहले बन रहा था निकट दृष्टि दोष में, वो रेटिना पे बनने लगेगा। इस तरीके से पूरा काम होता है। तो इस फिगर से, इस स्लाइड से 3 और 3 6 नंबर के क्वेश्चन यहीं से सीधे तैयार हो गए कि जब दूर दृष्टि दोष होता है तो किस लेंस का यूज करते हैं? उत्तल लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। जब निकट दृष्टि दोष या मायोपिया होता है तब इसका यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का। दोनों, इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलाज क्या है कि आपका जो फोकस है वो रेटिना पे बनना चाहिए। देखिए, जब आप किसी चीज को देखते हैं अच्छे से, अगर आपको दिख रही है तो ये सीधा सा इसका फंडामेंटल रूल ऑफ थंब है, एकदम तय है कि उसका फोकस जो है वो रेटिना पे बन रहा है। बहुत सारी प्रकाश की किरणें आपकी फोन की स्क्रीन से टकरा के आपकी आंखों में जा रही हैं और वो सब एक जगह पे जाके मिल जा रही हैं। उस जगह को रेटिना बोलते हैं। अगर वो रेटिना के पीछे पड़ेंगी तो अगर आपका फोन आपकी आंख के बहुत करीब होगा तो आप नहीं देख पाओगे, आपको फोन दूर करना पड़ेगा, तब बोलोगे कि दूर दृष्टि दोष है, दूर से दिखता है, पास से नहीं दिखता। अगर वो रेटिना से पहले बनने लगी, पहले मिलने लगी प्रकाश की किरणें, तो बोलोगे कि नजदीक का तो दिखता है लेकिन दूर नहीं दिखता है। आप फोन को नजदीक करोगे, दूर करने पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से पर्याप्त है। इतना मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हैंडआउट में दिया है, वहां से भी ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ईयर, कान। अब कान के बारे में मोटा मोटी 2 या 3 चीजें पूछी जाती हैं। अमूमन कान के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो जो पूछा जाता है वो मैंने यहाँ बताया है। बाकी कान कैसे काम करता है पूरा प्रोसीजर मैंने आपके हैंडआउट में लिख दिया है, तो मैं यहाँ पे उतना ही बताऊंगा जितना जरूरी है, बाकी सारी चीजें आप हैंडआउट से पढ़िए। देखिए, कान के 3 हिस्से होते हैं मेनली। पहला आपका आउटर ईयर होता है या एक्सटर्नल ईयर, बाहरी वाला हिस्सा जो हमें दिखता है। इसमें जो स्लाइड में ग्रीन वाला दिख रहा होगा वो हमारा बाहरी कान है, बाह्य कर्ण बोलते हैं, बाहरी कान हिंदी में। इसका काम क्या होता है? ये साउंड को कलेक्ट करता है। अब ये देखो, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो बाहर वाला कान होता है, एक्सटर्नल ईयर होता है, ये किस हड्डी का बना होता है? मैंने पिछली बार आपको बताया था कि बोन होता है और कार्टिलेज होता है, अस्थि होती है और उपास्थि होती है। उपास्थि क्या होती है? वो जहां 2 बोन जुड़ते हैं, जहां 2 हड्डियां जुड़ती हैं, वहां पे ऐसे स्पंज जैसा होता है, गद्दे जैसा। तो ये जो कान का बाहर वाला हिस्सा है, अपनी कान पे हाथ लगा के देखो, ये बहुत सॉफ्ट है ना, दब जा रहा है आपके हाथ से दबाने से। ये एक्चुअली किसी हड्डी से नहीं बनता है, ये कार्टिलेज से बनता है, उपास्थि से बनता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आपके कान का जो बाहर वाला हिस्सा जो आपको दिखता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन होता है बोन यानी अस्थि, कार्टिलेज यानी उपास्थि, फिर लिगामेंट, फिर टेंडन। तो ऑप्शन सही क्या होगा कि हमारे कान का बाहर वाला हिस्सा कार्टिलेज यानी उपास्थि से बना होता है। अब ये जो दिख रहा है उसके अंदर भी एक पाइप जैसा होता है, ये भी एक्सटर्नल ईयर में आता है। अब पाइप जैसा जो दिख रहा है इसको ईयर कैनल बोलते हैं, नहर बोलते हैं, कान का नहर। ठीक है, और ये जो बाहर का दिख रहा है पाइप के अलावा जो बाहर का है उसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑरिकल। हिंदी में क्या बोलते हैं ये हैंडआउट में मैं आपको लिख के बता दूंगा। बाहर वाले को ऑरिकल बोलते हैं। तो ऑरिकल कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना होता है। फिर एक ट्यूब होती है नहर जैसी, उसको बोलते हैं ईयर कैनल। ठीक, और इन दोनों को मिला करके ये पूरा का पूरा जो ग्रीन वाला हिस्सा है इसको पिन्ना बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये वो हिस्सा होता है जिसको आप देख सकते हो, कार्टिलेज का बना होता है और स्किन से ढका होता है। कार्टिलेज है तो कार्टिलेज दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि स्किन ने उसको ढक लिया है। काम क्या है मेन? अलग अलग जगहों से आवाजें आ रही हैं तो वो सारी आवाजें आपके कान के भीतर ये जो है डाइवर्ट कर देता है। शेप भी वैसा ही है, पत्ते जैसा मोड़ देता है आपके कान की तरफ, कैनल की तरफ। देखिएगा स्लाइड में लिखा हुआ है द आउटर ईयर कलेक्टिंग साउंड, साउंड को केवल कलेक्ट करता है। ठीक, फिर आपका आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में मैंने लिखा है गुड वाइब्रेशंस। गुड वाइब्रेशंस मतलब बहुत सारी वाइब्रेशंस पैदा होंगी आपकी आवाज जब आपके कानों तक आएगी। तो
तो गुड वाइब्रेशंस रखता है, बाकी वाइब्रेशंस को वो बाहर फेंक देता है, बोल देता है बाहर निकलो। ठीक है, कौन? मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर से पहले एक चीज और मैं बताना भूल गया, जो आपका बाहरी कान होता है, ये ग्रीन वाला एक्सटर्नल ईयर, इसमें थोड़ा कुछ ऐसे लिसा सब कुछ सब्सटेंस पाया जाता है, मोम जैसा। ठीक है, उसको बोलते हैं कान का मोम, इंग्लिश में ईयर वैक्स। ईयर वैक्स, वैक्सिंग जो होता नहीं हम, वो वाला वैक्स, वैक्स यानी मोम। तो ईयर वैक्स जो होता है वो आपके कान को गीला करता है। तो मान लो साउंड है या बाहर से कोई चीज धूल उड़ रहा है, तो आपके कान में वो जो गीला चीज है वो सोख लेता है। ठीक है, तो कान की सिक्योरिटी भी करता है, बाहर वाला जो कान है। फिर मिडिल ईयर आता है, मध्य कान आता है। मध्य कान में देखो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका जो कान की सबसे छोटी हड्डी, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाने वाली स्टेपीज हड्डी होती है, वो भी मिडिल ईयर में पाई जाती है। अब वो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आगे की स्लाइड में। और फिर ये देखो सेफ्रॉन यानी केसरिया रंग का जो बना हुआ है वो है इंटरनल ईयर, सबसे अंदर का लेयर जो है, सबसे अंदर का जो पार्ट है कान का, उसको बोलते हैं इनर ईयर। ये काम क्या करता है? आपने जो सुना उसको दिमाग तक पहुंचाने का काम यहां से शुरू होता है। अच्छा, कान का पर्दा कहाँ होता है? कान का पर्दा मिडिल ईयर के पास होता है। इसमें देखो, बाहर मैंने आपको बताया आउटर ईयर, उसके बाद फिर नीचे देखो आउटर ईयर लिखा है, मिडिल ईयर लिखा है, इनर ईयर लिखा है। बाहर का कान, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ, यस सर। लेफ्ट साइड से देखना शुरू करो, आउटर ईयर बाहर का कान, फिर बीच में मिडिल ईयर जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, उसके बाद फिर येलो, लाइट येलो कलर का सबसे राइट में इनर ईयर। इसको डिटेल में दिखाया गया है, ये हैंडआउट में दिया है, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। कान से आपकी साउंड कलेक्ट हुआ, कैनल यानी नहर उस पाइप से आपके कान के भीतर तक पहुंचा, वहां पे कैनल में, ईयर कैनल में ईयर वैक्स है, ठीक है, कान का मोम है। अब वो आपके कान के पर्दे तक पहुंचा, जो कि मिडिल ईयर का पार्ट है, मध्य कान का पार्ट है, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम, कान का पर्दा। उसके ऊपर देखिए एक हड्डी है, मैलियस, ठीक है, ये किससे? कान के पर्दे से जुड़ी हुई है। उसके बाद उसके पीछे देखिए फिर एक हड्डी छोटी सी है, उसको बोलते हैं इनकस। इनकस जो है वो मैलियस से जुड़ी हुई है, कान के पर्दे से मैलियस जुड़ा है, मैलियस से इनकस जुड़ी है, और इनकस के बाद सबसे लास्ट में स्टेपीज हड्डी है। ठीक है, मिडिल ईयर में देखिए सबसे किनारे स्टेपीज हड्डी, ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक, बस इतना जानिए। उसके बाद इनर ईयर में जो कुछ डिटेल में दिया हुआ है उसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, यही पूछेगा आपसे आउटर और मिडिल ईयर के बारे में। इनर ईयर में क्या होता है, दिमाग से जो ट्यूब्स आती हैं वो आकर के जुड़ जाती हैं, तो जो कुछ सुनते हो वो दिमाग तक जाता है, तो दिमाग बताता है कि कान भाई ये सुन रहे हो, क्या बोल रहे हैं, ऐसे पूरा सिस्टम काम करता है। ठीक, बस कान के बारे में इतना पूछा जाता है, बाकी जो चीजें हैं वो हैंडआउट में लिखी है। नोज, नाक। नाक के बारे में बहुत कम प्रश्न आते हैं, एक या दो, या एक क्वेश्चन कहीं 2-3 साल में आ जाता है, बहुत कम कम चीजें पूछी जाती हैं। अब क्या पूछा जाता है, कभी कभी नजल कैविटी के बारे में पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या है? अपनी दो उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के, अपनी नाकों के पास ले जाओगे तो दो जो होल्स है ना छोटे छोटे, वही आपके नॉस्ट्रिल्स हैं, नासा छिद्र है, नॉस्ट्रिल्स है। मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिखा है, लेकिन फिगर में आप देख रहे होंगे नॉस्ट्रिल्स बीच में। ठीक है, तो जो छोटे छोटे छेद हैं उनको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, हिंदी में नासा छिद्र। ठीक है, यहां देखिए इस फिगर में ये जो नीचे वाले दो छेद हैं इनको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, और फिर दोनों छेद के बीच में एक दीवार जैसी हड्डी है नीले कलर की, देख रहे होंगे इस फिगर में, इसको बोलते हैं सेप्टम। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सेप्टम कहाँ पाया जाता है, सेप्टम हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सेप्टम जो है वो आपके नाक में पाई जाती है, जो दोनों के दोनों जो नॉस्ट्रिल्स हैं, दोनों के दोनों नाक वाले छेद हैं, उनको अलग करती है। ठीक है, अच्छा सेप्टम किससे बना होता है ये भी जान लीजिए। सेप्टम भी कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना होता है, सॉफ्ट हड्डी होती है। कैसे? मैं प्रूफ कर सकता हूं। आप अपनी उंगली को अपनी नाक का जो टिप है ना, नाक का एकदम जो कोना है, वहां पे लेके जाइए और नाक को दबाइए,
तो आप पाएंगे कि ये हड्डी जितना मजबूत नहीं है, दब जा रहा है, ऊपर उठ जाता है, नीचे दबा सकते हो। मसल्स नहीं, वो हड्डी जो दिख रही होगी वो हड्डी भी इधर उधर हिल डुल रही है, तो वो उपास्थि की बनी होती है। प्रश्न अगर आए कि सेप्टम कहाँ पाया जाता है, तो नाक में पाया जाता है, जो दोनों के दोनों नाक के छेदों को अलग करता है। किससे बना होता है? कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना होता है। ठीक, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर साइनस पूछ लिया जाता है कि साइनस कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, आपके गाल जो चीक्स होते हैं ना, चीक्स, उसके बीच में साइनस पाया जाता है, नाक और उसके बीच में आपका साइनस पाया जाता है। ठीक है, इतना जानिए। उसके बाद फिर नजल कैविटी पूछता है। तो नजल कैविटी क्या है? जब आप सांस लेते हो, आपकी सांस भीतर जाती है, तो आपके तालू के ऊपर जो एक हिस्सा होता है, ऊपर वाला जो तालू होता है, उसके ऊपर एक हिस्सा होता है जिससे हो करके हवा अंदर जाती है, उसको नजल कैविटी बोलते हैं। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन एक बहुत पूछा जाता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है। फिगर में नहीं है, बस सीधा सा जानो कि जब आपका ये जो नाक है ना, यहाँ पे देखो, नॉस्ट्रिल्स, ये जो सेप्टम है, ये नॉस्ट्रिल्स को दो हिस्सों में बांट रही है। तो हर एक नॉस्ट्रिल्स में, हर एक छेद के भीतर एक लिक्विड होता है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ बाल होते हैं उस छेद के भीतर। तो वो जो बाल होते हैं उनको सिलिया बोलते हैं, जो सबसे नीचे लिखा हुआ है। हिंदी में श्लेष्म, श्लेष्म या सिलिया। सिलिया का काम क्या होता है कि जैसे धूल उल गया तो भाई फिल्टर कर दिए, है ना, जाली जैसा काम करते हैं सिलिया। और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? इससे एक लिसलिसा पदार्थ निकलता है। ठीक है, वो जो आप हवा लेते हो, सांस अंदर लेते हो, उसको गर्म कर देता है और उसमें थोड़ा सा और नमी डाल देता है। ऐसा उसका कंपोजिशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानो कि ये भी नाक के भीतर, छेद के भीतर ही मिलता है, और वो आपकी हवा को गीला कर देता है और गर्म कर देता है। तो उससे आपके नाक के भीतर जो गंदगी होती है ना, वो पपड़ी के रूप में बन जाती है। ठीक है ना, उसको एक स्टिकी सा सब्सटेंस बनता है, जिसको आप बाहर कभी कभी फेंकना पड़ता है। जैसे आपका बलगम वगैरह होता है, कफ, है ना, नाक में जो कफ निकलता है वो, तो वो क्यों बनता है? क्योंकि आपकी नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो तमाम बार आपसे प्रश्न पूछता है कि सिलिया का काम क्या है। तो सिलिया फिल्टर का काम करता है, जाली का काम। और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या काम करता है? वो ये जो चीजें जाली में फंस जाती हैं, उनको गीला करके और हवा को गीला करके अंदर भेजता है, और इन सब चीजों को अलग करके वो बनाता है बलगम, कफ, और उसको फिर हम बाहर निकाल देते हैं नाक से, है ना। बोलते हैं हमारे यहाँ उदय में कि जाओ नाक छिड़क के हो, निडा लगाए घूमत हो, है ना। तो वो जो है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन के कारण बनता है। बस नाक के बारे में इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है। सिलिया क्या है? सिलिया बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हैंडआउट में दिया है। ठीक है, श्लेष्म, फिल्टर वाला काम जो करता है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे आज की क्लास के, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां? स्लाइड पे लिखा है, अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स इन योर बॉडी। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। तो वो कहीं ना कहीं तो बनते हैं, उसके बाद ही उस जगह पे जाते हैं जहां पे वो काम करते हैं। तो ये एंजाइम्स और हार्मोन्स जहां बनते हैं, उन जगहों को ग्लैंड्स बोलते हैं। ग्रंथि, हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। छोटे छोटे बैग टाइप के होते हैं। ठीक है, अब ये ग्रंथियां दो टाइप के होते हैं। दूसरा पॉइंट यही था, हार्मोन्स बनाते हैं। हार्मोन्स का काम वही है कि जाते हैं सेल को बोलते हैं भाई ये कर, भाई वो कर, और कुछ नहीं। यही काम है हार्मोन्स और एंजाइम का। अब ये जो ग्लैंड होता है, ये दो तरीकों से होता है। दो तरीके के ग्लैंड हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं अपनी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं। एक तो ऐसे ग्रंथियां या ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपना हार्मोन एक स्पेसिफिक जगह पे भेजते हैं। कि जैसे आपको स्कूल जाना है, तो आप घर से निकले और स्कूल गए, स्पेसिफिक जगह पे गए। तो ऐसे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो अपने भीतर जो एंजाइम या हार्मोन बन रहा है, उनको एक विशेष जगह पे भेजते हैं कि बस यहीं जाना है। और वो जगह अमूमन जहां पे ये ग्लैंड्स होते हैं उसके आसपास ही होती है। जैसे आपसे बोला जाता है कि पास वाले स्कूल में जाओ पढ़ने। ठीक है, एक टाइप तो उन ग्लैंड्स का है, उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्रंथियां बोलते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां, बाहर की जो ग्रंथियां हैं सॉरी, बाहर की जो ग्रंथियां हैं वो बोलते हैं।
अब वो कौन कौन से थे, जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर के बारे में बताया था कि लीवर भी एक ग्रंथि है, लीवर में भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, यूरिया भी बनता है, इजेक्शन सिस्टम को पढ़ाते सारी चीजें बताई मैंने, ठीक है। गॉल ब्लैडर में आपका बाइल बनता है, ये सारी चीजें। तो ये जो चीजें हैं ये बस वहीं निकली, वहीं चीजें बनी और वहीं पे यूज हो गई। ये लंबी दूरी पे जाकर के घूमने फिरने नहीं गई, बस जहां से निकले वहीं बगल में स्कूल था, बगल में स्कूल में जाकर के पढ़ के अपना काम चले गए कराए। तो उनको बोलते हैं बहिर्स्रावी या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी या इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं कि ये घर से निकले और फिर मम्मी से बोले कि मम्मी आ रहे हैं थोड़ी देर में, और फिर मोटरसाइकिल या साइकिल उठाए और फिर लग गए पूरा शहर वहर घूम के अपना काम वाम निपटा के तब आए, ठीक है। एंडोक्राइन ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो ऐसे एंजाइम्स या ऐसे हार्मोन्स निकालती हैं जो कि आपके ब्लड में घुल जाती हैं। आपका ब्लड हो गया मोटरसाइकिल या साइकिल, और वो ब्लड चूंकि पूरे के पूरे बॉडी में घूम रहा है, जैसे आप पूरे के पूरे सिटी में घूमते हो वैसे ही ब्लड पूरी पूरी बॉडी में घूम रहा है, तो उसके साथ आप भी बैठे बैठे घूम रहे हो। तो एंडोक्राइन सिस्टम से ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स निकलते हैं जो आपकी बॉडी के ब्लड में घुल जाते हैं और अपना काम करते हैं, ठीक है। दो चीजें आप यहां से सीखिए कि ग्लैंड्स क्या होते हैं जो हार्मोन या एंजाइम्स निकालते हैं, और दूसरा कि कितने टाइप्स के होते हैं ग्लैंड्स, दो टाइप्स के। एक ऐसे होते हैं जो कि किसी एक स्पेशल फंक्शन के लिए थोड़ी दूरी पे एंजाइम्स या हार्मोन्स निकालते हैं, और दूसरे ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो ब्लड में घुल के पूरी बॉडी में चक्कर लगाते हैं। तो जो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज के लिए थोड़ी दूर के लिए ग्लैंड्स अपने एंजाइम्स या हार्मोन्स निकालते हैं उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, और भी एक दो टर्म उसके लिए यूज करते हैं, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलिए, हिंदी में बहिर्स्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। और एंडोक्राइन ग्रंथ उनको बोलते हैं जो कि ब्लड में घुल के पूरे के पूरी बॉडी में चक्कर लगा के आते हैं, ठीक। याद करने का तरीका वही याद रखिए कि भैया अगर बगल की स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो हम बहिर्स्रावी ग्रंथि या फिर एक्सोक्राइन सिस्टम है, और अगर हम पूरा मोटरसाइकिल ले करके पूरे पूरे शहर घूम रहे हैं तो हम इंडोक्राइन है। बस आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन। आप लोग इतने समय से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैंने कुछ ग्लैंड्स के बारे में पीछे भी बताया था जब डाइजेस्टिव सिस्टम था कि इन ग्लैंड्स को याद कर लीजिए कि रेनिन कहाँ से निकलेगा, पेप्सिन कहाँ से निकलेगा, इंसुलिन कहाँ से निकलेगा। वहां पे मैंने ये नहीं बताया था कि ये एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है, ठीक है, बहिर्स्रावी है या फिर अंतःस्रावी है, आज जान लीजिए। और इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि एंजाइम और हार्मोन में अंतर क्या होता है बेसिक। ऊपर के दो पॉइंट देखिए, एंजाइम्स एक्ट एट अ प्लेस वेयर दे आर फॉर्म्ड। एंजाइम्स जो होते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं। अच्छे बच्चे मतलब बेटा बगल बोला कि पढ़ने जाना है, पेरेंट्स ने बोला कि बगल वाले स्कूल में पढ़ लो, अच्छा बच्चा है, ठीक है, बगल में चल के पढ़ाए, ठीक है। हार्मोन्स क्या है, दुष्ट बच्चा है, क्या बोलता है अभी थोड़ी देर में आया, पूरे सिटी का चक्कर मार के आया। तो यही लिखा है, एंजाइम्स वो होते हैं जो कि उसी प्लेस पे उसी जगह पे काम करते हैं जहां पे वो बनते हैं। तो जिस ग्लैंड में वो बनेंगे उसी ग्लैंड के आसपास या उसी ग्लैंड के भीतर काम करेंगे। हार्मोन्स क्या करेंगे, बनेंगे तो उस ग्लैंड में, लेकिन चक्कर पूरी बॉडी का लगाएंगे खून के साथ मिलकर के, ठीक है। उसके बाद एक तो पहला अंतर ये हो गया कि एंजाइम जहां बनते हैं वही काम करते हैं, हार्मोन पूरी बॉडी में चक्कर लगाते हैं। और दूसरा अंतर क्या है कि एंजाइम्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से बनते हैं, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो एंजाइम्स निकालते हैं, वो हार्मोन्स नहीं निकालते हैं। अभी वहां तो मैंने ये नहीं बताया था, वहां मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर अच्छा बच्चा है, पास के स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। अगर वो बच्चा दुष्ट है, पूरे के पूरे उसमें चक्कर लगा रहा है, तो वो इंडोक्राइन होगा, अंतःस्रावी होगा, ठीक है। तो जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एंजाइम्स निकालते हैं, और जो आपके इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स निकालते हैं। ये बेसिक चीजें आप जाने रहिए क्योंकि एक दो बार इनसे जनरल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कहानी हो गई, समझ लिए कि भैया एंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, एंजाइम क्या है, हार्मोन क्या है। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन के बारे में, वो गंदा बच्चा या दुष्ट बच्चे के बारे में,
कि बोला कि थोड़ी देर में आते हैं, वो बाइक लेकर के, खून वाली बाइक लेकर के, ब्लड वाली, पूरा सिटी का चक्कर लगाने जा रहा है। ठीक है, और वो क्या निकालता है? हार्मोन। ठीक है, तो आज हम उन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हार्मोन्स निकालते हैं और पूरी बॉडी में ब्लड में घुल करके चक्कर लगाते हैं। तो उन ग्लैंड्स के बारे में पता करेंगे और वो कौन कौन से हार्मोन्स निकालते हैं ये भी पता करेंगे। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड, बहुत सारे हैं लेकिन कुछ सिलेक्टेड के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। पहला पहला ग्लैंड, पहला इंडोक्राइन ग्लैंड, पहला अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, वो है हाइपोथैलेमस। फिगर देखिए, सबसे ऊपर लिखा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपकी ब्रेन के नीचे होता है। आपका जो दिमाग होता है, दिमाग के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पे जानिए, लोकेशन पूछता है एग्जाम में कि हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, तो ये दिमाग के नीचे, मस्तिष्क के बेस पे, दिमाग के बेस पे, दिमाग के आधार पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद काम क्या करता है, ये आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ग्लैंड्स है ना, उसको दिमाग से जोड़ता है। बस यही काम है इसका। दूसरा ग्लैंड आता है, इसको बोलते हैं पिट्यूरी ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इससे तो हर साल क्वेश्चन आया है भाई, मैंने देखा है। रैंडमली एक दो साल में नहीं पूछा गया है, ये हो सकता है कि इस साल में पूछा गया हो, लेकिन बहुत क्वेश्चन आता है। शायद इस साल भी क्वेश्चन आया था कि कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पिट्यूरी ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। इसको बोलते हैं हमारी इंडोक्राइन या हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र का मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। क्यों मास्टर बोलते हैं? मास्टर क्या होता है? मास्टर बोलता है ए स्टूडेंट खड़े हो, ये करो, ए स्टूडेंट बैठो, ये करो, वो मास्टर है। तो पिट्यूरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, एकदम रट लीजिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही इंफॉर्मेशन देता है बाकी सारे जो ग्लैंड है उनको। इसका मास्टर ग्लैंड है, जो इंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसका मास्टर है। जैसे आपके घर में मान लीजिए आपकी मम्मी होंगी कि ये छोटू बाहर मत जाओ वरना तुम पूरा शहर घूमने जाओगे, या छोटू जाओ बाहर, है ना। तो मास्टर ग्लैंड है, और साथ ही साथ ये सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड है। हाँ, मेरी मम्मी सुन रही हैं तो मेरी हाइट में छोटी भी हैं घर में सबसे, और आदेश भी खूब देती हैं, तो मास्टर भी हैं और स्मॉलेस्ट भी हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से हार्मोन्स निकालते हैं ये भी पूछता है। तो दो हार्मोन्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको याद कर लीजिएगा, हैंडआउट में भी लिखे हैं। पहला तो ग्रोथ हार्मोन निकालता है। ग्रोथ हार्मोन यानी जिनसे वृद्धि होती है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और ये आपकी हड्डियों को डेवलप करता है। अगर ज्यादा निकल जाएगा तो हड्डियां बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगी, अगर कम निकलेगा तो हड्डियां कम डेवलप होंगी। दूसरा हार्मोन निकालता है प्रोलैक्टिन। लैक्टिन, लैक्टिक एसिड हम लोगों ने पढ़ा था, लैक्टोबैसिलस हमने पढ़ा था। ये क्या करते थे? दूध से रिलेटेड है, दूध को दही में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन, लैक्टिन इसमें भी आया है। प्रोलैक्टिन दूध से पहले, ये हार्मोन जो होता है वो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको हेल्प करता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपके हैंडआउट में है। एक और हार्मोन है, वो हैंडआउट में देख लीजिएगा, लेकिन वो ज्यादा पूछा नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं। पिनियल ग्लैंड, इसको पिनियल ग्रंथि हिंदी में भी शायद बोलते हैं। देखिएगा नीचे, अच्छा पिट्यूरी ग्लैंड कहाँ पे मिलता है? देखिए हाइपोथैलेमस के नीचे। ठीक है, ब्राउन कलर का जो राइट साइड में दिख रहा है, वो फिगर में आप देखेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपकी खोपड़ी में पाया जाता है, सिर में पाया जाता है। ठीक है, और फिर उसी के नीचे पिनियल ग्लैंड आपके दिमाग के बगल में पाया जाता है। वहां पे मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो आपको बोलता है कि चलो भैया आप सोना है। जैसे बहुत सारे लोगों का अभी मेलाटोनिन हार्मोन निकलने लगा होगा कि सर 10 बज गया, आप सोना भी है, तो मैं जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ। तो ये पिनियल ग्लैंड का काम है जो एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इंपॉर्टेंट है ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में लिखा है थायराइड। आपके गर्दन के पास जो बना हुआ है ब्राउन कलर का, वो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है एंडोक्राइन। सबसे छोटी कौन सी थी? सबसे छोटी वही पिट्यूरी या पीयूष ग्रंथि थी। और सबसे बड़ा एंडोक्राइन सिस्टम में कौन सा ग्लैंड है? थायराइड। क्या करता है? थायराइड हार्मोन निकालता है। थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है? ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वही है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में टूटना,
मेटाबॉलिज्म है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, हिंदी में इसको बोलते हैं उपापचयी, उपापचय, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा निकल गया तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म को तेज कर देगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में जल्दी जल्दी टूटने लगेंगे, तो क्या बोलोगे, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आप सब कुछ तेज तेज होने लगेगा, आपका लूज मोशन होने लगेगा, पेट भी बहुत तेजी से काम करेगा, डायरिया हो जाएगा, ठीक है, बॉडी वेट भी कम हो जाएगा इसी चक्कर में। और अगर कम बने थायराइड हार्मोन तब क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत परेशान हो जाओगे, हो सकता है कब्ज उब्ज भी आपको हो जाए, और ये भी हो सकता है आपका वजन बढ़ जाए। खैर हैंडआउट में है, वहां देखिएगा। अगला है थायराइड। अच्छा, थायराइड गले के पास मिला था, पैराथायराइड गले के नीचे, कंठ के नीचे, ठीक है, फेफड़े से ऊपर, गले के नीचे, कंठ के नीचे थोड़ा, वहां पे पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करता है, बस इतना इसका काम है। ये आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इतना जानिए, एग्जाम में बस यही पूछा जा रहा है पैराथायराइड के बारे में। नेक्स्ट, थाइमस। थाइमस वाला ग्लैंड कहाँ है, ये देखिए। अच्छा, थायराइड में देखिए तो पीछे थायराइड तो आपने देखा, ये ब्राउन वाला, उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो पैराथायराइड है, ठीक है। और उसके बाद आता है थाइमस। थाइमस आपके कंठ के नीचे आता है, फेफड़ों के बीच में, ये येलो वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। थाइमस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे थाइमस का मेन काम ये होता है कि हमारी बॉडी के ब्लड में, खून में कुछ ऐसी कणिकाएं पाई जाती हैं, कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि बाहर से जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ हमें ताकत प्रदान करते हैं, ताकत देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। बाहर से आने वाली दुश्मन से बचाने की हमारी क्षमता जो होती है उसको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, या फिर इंग्लिश में इम्यून सिस्टम। और वो किसके कारण होते हैं, वो एक्चुअली हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण होते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में इनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स बनाने का आदेश कौन देगा, थाइमस से निकलने वाला हार्मोन, ठीक है। और थाइमस जो ग्लैंड है, ये जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे प्रौढ़ अवस्था खत्म होती है, बुढ़ापा आता है, वयस्कावस्था खत्म होती है, वैसे वैसे ये सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने लगता है तो क्या होगा, हार्मोन कम बनेगा, हार्मोन कम बनेगा तब क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स भी कम बनेंगी, व्हाइट ब्लड सेल्स कम बनेंगी तब क्या होगा, दुश्मन से लड़ने की हमारी क्षमता कम हो जाएगी। इसीलिए बुजुर्गों को बोलते नहीं है कि कोरोना से बुजुर्गों को स्पेशल रूप से बचाइए भाई, है ना, यही कारण है। थाइमस हो गया, बाकी हैंडआउट में है। एड्रिनल। एड्रिनल एक ग्लैंड होता है। एड्रिनल कहाँ पे है, फिगर में देखिए, राइट साइड में सबसे नीचे, है ना, किडनी उडनी के पास में आप देखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ लो, मतलब आए मारे तो चटक चल दिए, ये भी नहीं कि भाई रुको हम भी मार लें, ये नहीं, लड़ो भागो, ठीक है। तो वो एड्रिनल ऐसा एक हार्मोन बनाता है जिसका काम ही यही है कि लड़ो और भागो। उसका नाम है एड्रीनेलिन, ठीक है। एड्रीनेलिन क्या है, ADRENA, एड्रीनालिन, ठीक, एड्रीलेनिन। अरे यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सही से, उसका स्पेलिंग यही है, ADRENALINE। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रीलेनिन जो है आपका हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या तो भागो। इसके अलावा एड्रिनल जो ग्लैंड है, एड्रिनल जो ग्रंथि है, वहां पे आपके सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सेक्स को एक्साइट करते हैं आपकी बॉडी में, तो वो भी एड्रिनल में बनते हैं। ये क्वेश्चन दोनों बहुत पूछे गए हैं कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहाँ पे बनता है, तो एड्रिनल में बनता है। उसका नाम क्या है, वही एपिनेफ्रिन या फिर एड्रिलेनिन, ठीक। और दूसरा क्या है कि सेक्स हार्मोन कहाँ पे बनता है, तो एड्रिनल ग्लैंड में बनता है। अब सेक्स हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, पहला तो एक मेल में सेक्स हार्मोन होता है, एक फीमेल में सेक्स हार्मोन होता है। तो ये भी पूछा गया है कि पुरुषों में कौन सा सेक्स हार्मोन पैदा होता है, तो उसको एंड्रोजन बोलते हैं, और महिलाओं में कौन सा सेक्स हार्मोन पैदा होता है, तो उसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। एड्रिनल से ये लोग निकलते हैं, ये सारे हार्मोन्स। ये आपके काम की चीज है, एग्जाम में बस इतना ही जानना है, बाकी डिटेलिंग नहीं जाननी है, हैंडआउट में लिखा हुआ है।
अगला पैनक्रियाज, मैंने वहां पे बताया है डाइजेस्टिव सिस्टम में। वो जो ग्लैंड थी एक अंतःस्रावी ग्रंथि थी, मतलब यहाँ से जो निकलता था वो ब्लड में घुल के पूरे शहर का चक्कर, पूरी बॉडी का चक्कर मारता था। ठीक है, क्या निकलता था? ग्लूकागॉन नाम का एक हार्मोन निकलता था और दूसरा हार्मोन था इंसुलिन। मैंने फिर वहां पे भी बहुत प्रेशर करके बताया था आपको कि इंसुलिन एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं। क्यों हार्मोन था? क्योंकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। पैनक्रियाज एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पूछा जाता है प्रश्न कि निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? लीवर और उसके बाद दो चार और उसमें पैनक्रियाज का ऑप्शन दे दिया, अग्न्याशय, तो पैनक्रियाज पे आप टिक करके आएंगे। क्या बनाता है? ग्लूकागॉन बनाता है और इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन कहाँ से निकल रहा था? वो लैंगरहैंस, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वहां पे बताया था कि इस पर्टिकुलर जगह से निकलता है। तो लैंगरहैंस आइसलैंड या लैंगरहैंस की दीपिका या द्वीप के बारे में भी पूछा जाता है, इंसुलिन से रिलेटेड है। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन का काम है कि आपकी बॉडी में शुगर को मेंटेन करते हैं। होता क्या है कि इंसुलिन जब नहीं निकलता है तो आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। सीधे समझो, पहले ग्लूकागॉन निकला पैनक्रियाज से, ग्लूकागॉन में आपका जो ब्लड आया उसमें शुगर यानी जो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी से पचा था उसको घोल दिया, तो आपके ब्लड में, आपके खून में शुगर घुल गया और फिर नीचे वाले कंपार्टमेंट में आया वो खून, वहां पे इंसुलिन आ गया। ब्लड बोला कि देखो भैया ग्लूकागॉन ने कुछ ज्यादा ही शुगर लाद दिया है। तो इंसुलिन ने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, साफ करता हूँ। तो इंसुलिन करता क्या है? शुगर के जो मॉलिक्यूल्स ब्लड में होते हैं, खून में जो शुगर के अणु होते हैं उनको सोख लेता है। अब अगर इंसुलिन ना निकले तो क्या होगा? वो जो ग्लूकागॉन ज्यादा शुगर डाल दिया था, ज्यादा चीनी डाल दिया था, वो सोख पाएंगे आप? आपकी बॉडी सोख पाएगी? नहीं सोख पाएगी। तो होगा क्या? आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाएगा अगर इंसुलिन नहीं निकलेगा तो इससे क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं डायबिटीज हो गया। तो इंसुलिन जब नहीं निकलता है तो हमारी बॉडी में डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, अब डायबिटीज के कई टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स मैंने आपके हैंडआउट में बताया है। पहले में तो इंसुलिन एकदम नहीं बनता है और आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और दूसरा जो टाइप है उसमें थोड़ा सा बनता है, ज्यादा नहीं बनता है। ठीक, बस खत्म होने वाला है। पैनक्रियाज पे ध्यान से देखिएगा, हैंडआउट में दिया है। फिर नेक्स्ट, ओवरीज। ओवरीज जो ग्लैंड है वो भी एक ग्लैंड है, उससे भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और ये सिर्फ महिलाओं में पाए जाते हैं, ये सिर्फ फीमेल्स में होते हैं। ठीक है, यहाँ से वही जो सेक्स हार्मोन्स ऑफ फीमेल है, एस्ट्रोजन, वो निकलता है, जो कि एड्रिनल से भी निकल रहा था, यहाँ से भी निकलता है। इसके अलावा दो और निकलते हैं, एक तो है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा जो है वो रिलैक्सिन। इनका काम क्या है? ये मेनली आपके जो बॉडी फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं और प्रेगनेंसी के समय भी ये बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ओवरीज से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन नाम के हार्मोन्स निकलते हैं, सिर्फ वुमेन्स में, मेन में नहीं। मेन में क्या है? टेस्टिस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं ये मैं अभी तो कंफर्म नहीं हूँ, बट वृषण, वृषण शायद इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये हैंडआउट में आपको क्या होता है, यहाँ टेस्टोस्टेरोन का एक हार्मोन निकलता है जो काम फीमेल्स में आपका वजन करता है, यहाँ पे टेस्ट होता है। क्या करता है कि जितने भी जैसे दाढ़ी आती है या बॉयर होते हैं, है ना, ये काम करता है। इसके अलावा स्पर्म बनाने में, शुक्राणु बनाने में भी इस हार्मोन की बहुत भूमिका होती है, और टेस्टिस को कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और आपको कब स्लाइड वगैरह मिलेगी ये मैं आपको अभी बताता हूँ। कोई कुछ पूछना चाहता है? अदिति? कुछ पूछना है? नो सर। ओके, अंकिता? अंकिता कुछ पूछना है आपको?
यस सर, एक में मुझे कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा। आपने बताया था कि मिल्क से जो कर्ड बनता है तो वो लैक्टिक एसिड के चलते बनता है। एक, मैं जब कल हम्म। पढ़ रही थी तो एक जगह पे लिखा था कि जब हम बहुत देर तक वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स जो है थक जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ लैक्टिक एसिड। तो सर ये दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? देखो, इसका डिफरेंस ऐसा है कि जब आप दूध पीते हो और आपकी बॉडी आपके पेट के भीतर जाता है ना, तो वहां पे तो दूध फट गया, वहां पे लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया भी होता है। ठीक है, वो एसिड बनाता है लैक्टिक, और ये सारी चीजें हो गई। बाहर अगर दूध रखा है तो लैक्टिक एसिड डाल दिए तो वो दूध फट गया। आपके मसल्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें और होती हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस और भी होते हैं। जैसे उस दिन गरिमा ने शायद पूछा था कि सर वो मसल से रिलेटेड एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि वो कैसे होता है। तो यही मसल्स क्वेश्चन। यानी पेशियों का, हाँ, मसल्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अलग होता है। मसल्स कैसे ग्रो करते हैं वो अलग होता है। वो आपके एग्जाम में बहुत पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ। दूसरा, अगर पढ़ना है तो नीट वगैरह जैसे फिजियोथेरेपिस्ट लोग या जिम वाले जो प्रॉपर ट्रेनिंग लिए होते हैं वो पढ़ते हैं उसको। देखो, उसमें साइट्रिक एसिड की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। ठीक है, और वो बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं, तो वहां पे हल्की मात्रा में लैक्टिक एसिड बनता है। और फिर आपके मसल्स में भी जो कुछ भी आप खाते पीते हो, फैट जा करके जुड़ता है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ता है कुछ मात्रा में। आपने अगर ज्यादा कंज्यूम किया है, जहां पे कैसीन प्रोटीन जिसको बोलते हैं, जैसे आप प्रोटीन एक्स बहुत लोग पीते होंगे बॉडी वगैरह बनाने के लिए, या वे प्रोटीन, गेहूं का प्रोटीन पीते होंगे, जो जिम जाते होंगे वो जानते होंगे। तो अगर उसमें कैसीन प्रोटीन ज्यादा है, कैसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। तो वो कैसीन प्रोटीन आपके मसल्स में जाकर के जमा हो जाएगा, अगर आपके डाइजेशन में सही से नहीं पचा तो मसल्स में जाकर के वो जमा हो गया, तो उसको भी कंज्यूम होना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वहां पे आपके पूरे के पूरे इस फिगर में, इस पूरी की पूरी मूवी जो चल रही होती है, इसमें इसमें आता है साइट्रिक एसिड सीन में, धूप आता है, आपकी मेहनत आती है, वो सारी चीजें जुड़ करके बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं। उसमें हल्का सा लैक्टिक एसिड बन सकता है ना, या उसमें बहुत सारे हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में घूम रहे हैं, वो सारी चीजें भी वहां पे हो सकती हैं। तो आपके एग्जाम के लिए वो नहीं पूछा जाएगा। और एग्जैक्ट आंसर देने के लिए एक तो मुझे उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा आपको क्रिस्प में समझाना भी बहुत टफ होगा। इसलिए एग्जाम के लिए कोई तीसरी बुक मत पढ़िएगा, एग्जाम में वो पूछा ही नहीं जाएगा। गरिमा को भी मैं बोलना चाहता हूँ, साइट्रिक एसिड और मसल्स के मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और शायद अंकिता ने पूछा, तो अंकिता आप भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना वही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम के लिए, बीएचयू के एंट्रेंस के लिए। अदरवाइज अगर आप मान लो नीट की प्रिपरेशन कर रही हो, या फिर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहती हो या पढ़ रही हो, तो आप उसको पढ़ सकती हो, तो उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी। ये एक्चुअली एक टर्म में समझो, इसको बोलते हैं मसल्स मेटाबॉलिज्म, मांसपेशियों का उपापचय। मांसपेशियों का मेटाबॉलिज्म थोड़ा अलग तरीके से फंक्शन करता है। वो फिजियोथेरेपी में बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। तो वो वही होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर्स होते हैं, थोड़ा सा लैक्टिक एसिड बनता है, कैसीन बनता है, वहां पे जाकर के वो काम करता है ना अंकिता? यस सर। समझ में नहीं आया? आया सर, आ गया। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे मान लो भैया है, भैया अगर जिम करता होगा तो वो प्रोटीन लेता होगा, तो प्रोटीन अगर लिया उसने, दूध भी पिया, फिर प्रोटीन भी डाला, तो दूध जो उसने पिया वो तो पेट में पच गया, बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोटीन लिया था वो जाके उसके मसल्स में दब गया। अब उस मसल्स वाला जो प्रोटीन है उसको भी किसी तरीके से खत्म करना है, वेस्ट थोड़े लाना है बॉडी पे। तो उसके लिए बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसमें बहुत सारे एसिड्स और बनते हैं। तो वहां पे लैक्टिक एसिड थोड़ा बना होगा, वहां साइट्रिक एसिड थोड़ा बना होता है, बाकी हमारे एग्जाम के लिए वो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब समझ गई होगी। ओके सर, यस सर। ओके, अनुष्का नहीं सर। समझ में आ रहा है सब? अनुष्का, हाँ जी। हाँ, पढ़ा वढ़ा करो। देखो भाई, सबको बता रहा हूँ, हैंड आउट और ये सब पढ़ो, और कुछ और मत पढ़ो यार। अगर बीएचयू क्रैक करना है तो कुछ और मत पढ़ो, वही जो हैंड आउट में है बस उतना ही पढ़ो, क्या कि एक एक नंबर, दो दो नंबर के इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वही हो जाएगा फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि दोष। पीएचडी करने के चक्कर में जो था सामने उसको नहीं पढ़े, हो जाएगी समस्या।
उसका समाधान यही है कि बोल रहा हूँ आज, क्या कर रहा हूँ, उत्तल लेंस लगा रहा हूँ। हाँ, आगे आस्था। नो सर, एक क्वेश्चन है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, तुम क्वेश्चन पूछो। वो किसी किसी को थायराइड हो जाता है ना, तो वो कैसे होता है, बस वही। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। ये भी मैंने तुम लोगों को एक डाइजेस्टिव सिस्टम में आयोडीन के बारे में बताया था, और उससे भी पहले बताया था कि एक एल्गाई है, उससे आयोडीन बनता है, लेक्चर 1 में है। वो हमारे थायराइड जो ग्लैंड है ना, उसको सही से फंक्शन करने में मदद करता है। तो लोग बोलते हैं थायराइड बढ़ गया है, क्या बोलते हैं उस रोग को, क्या बोलते हैं अच्छा, जिसमें थायराइड बढ़ जाता है? अच्छा, हेलो। मेरी आवाज जा रही है भाई? हाँ हाँ, हाँ, वो जो थायराइड बढ़ जाता है तो एक रोग हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है। उस डिजीज को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं उसको ग्वाटर, हिंदी में बोलते हैं घेंघा रोग। आपकी थायराइड बढ़ के फूल जाती है, बाहर निकल आती है ना? तो हाँ। वैसा इसलिए होता है क्योंकि वो थायराइड का इंटरनल मेटाबॉलिज्म होता है। थायराइड कैसे खाता पीता है, थायराइड कैसे हार्मोन बनाता है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो पढ़ेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन रिलेवेंट है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि घेंघा रोग कहाँ होता है, तो घेंघा रोग आपका गले में होता है, और वो थायराइड ग्लैंड ही बढ़ जाती है। इतना जानना है हमको एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आपको नीट पढ़ना है या डॉक्टर बनना है या बायोलॉजी करना है, तो उसमें बताएंगे कि थायराइड कैसे बढ़ जाता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। समझ में आया ना? हाँ हाँ। हाँ, देखो आप लोग क्वेश्चन कहीं से भी पूछो, अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो या नीट पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन मुझसे आकर के आप कोई भी पूछो। जैसे कल गरिमा ने बताया था, तो मैंने जाकर के पढ़ा, तो मुझे पता चला कि नहीं भाई, मसल्स का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। ऐसे ही अभी अंकिता ने पूछा कि सर वहां पे भी लैक्टिक एसिड होता है, तो मुझे भी पता चलता है और मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। देखो, ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ऑर्गन्स अपना खाना पीना कैसे चला रहे हैं, इसके बारे में नहीं हमको पढ़ना है, ये बायोलॉजी में पढ़ना है। जैसे आपके स्टमक के बारे में, आमाशय के बारे में मैंने बताया, तो स्टमक हमारा काम तो कर रहा था, काइम वगैरह बना रहा था, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ये कर रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन ये कर रहा था। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन अपना खाना पीना कैसे चलाता है? मशीन को भी तो तेल वगैरह की जरूरत है, मशीन पीस तो रही है हमारा खाना, ठीक है, लेकिन मशीन कैसे चल रही है, इसको बोलते हैं इंटरनल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल्स एंड वेरियस पार्ट्स। बहुत सारे अंगों के आंतरिक मेटाबॉलिज्म, वहाँ क्या क्या होता है, तो वो बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट होता है, उसमें केमिस्ट्री भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हो तो रहा है बायोलॉजी के अंदर में, हमारी बॉडी में हो रहा है, लेकिन केमिकल प्रोसेस बहुत सारे वहाँ पे होते हैं। उसके डिटेलिंग में हम जाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी, शायद 10+2 लेवल पे भी नहीं होती। बट ये क्यूरियोसिटी अच्छी है कि आप लोग जानना चाहते हो, तो फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा तो जानना, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी क्वेश्चन आप लोग पूछा करो उससे रिलेटेड, मैं बताया करूंगा। हाँ, आदित्य कुछ पूछना है? यस सर। सर जो हम लोग स्पेक्स यूज करते हैं और सर जो लेंस यूज करते हैं, दोनों में क्या अंतर है सर? जैसे कि बहुत लोग लेंस यूज करता है और बहुत लोग स्पेक्स, तो दोनों में अंतर। हाँ देखो, एक तो स्पेक्ट जो जिसको तुम बोलते हो, जिसको हिंदी में चश्मा या ऐनक बोलते हैं, उसमें फ्रेम होता है, पहला तो यही दिख रहा है। दूसरा लेंस, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट लेंस, जो छोटा सा होता है, आपकी पुतली के आकार का, आपके प्यूपिल के आकार का होता है, उसको सीधा आंख में लगा देते हैं। काम वही करता है, वही बेसिक टेक्नोलॉजी जो मैंने बोला था, रूल ऑफ थंब। लाइट को उतना ही अंदर जाने देना है कि उसका जो फोकस है ना, वो कहाँ बने, रेटिना पे बने। तो कॉन्टेक्ट लेंस कई मामलों में यूज हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आपकी जो पुतली या आपकी जो प्यूपिल है वो काफी ज्यादा दिक्कत वाली हो गई है, बहुत ज्यादा लाइट अंदर जाने दे रहा है, ये बहुत कम लाइट अंदर जाने दे रहा है, तो उन कॉन्टेक्ट लेंस का यूज करके आप ये तय कर सकते हो कि कितना लाइट अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना है। या फिर बहुत सारे लोग जो स्पेक्ट नहीं लगाना चाहते, जो चश्मे नहीं लगाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं। उसमें भी ये जो लेंस मैंने बताया, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, वही यूज होते हैं, बट वो बहुत पतले होते हैं, बहुत महीन होते हैं। ठीक है, सर उसका साइड इफेक्ट टेक्नोलॉजी बदल जाती है, साइड कुछ नहीं होगा ना, मतलब उसको यूज करने से आंख पे इफेक्ट नहीं ना पड़ेगा? अब आंख पे इफेक्ट पड़ता है, देखो जो फ्रेम वाला चश्मा होता है, स्पेक्ट जिसको बोलती हो तुम, स्पेक्टिकल्स,
उसको यूज करने का तो ऐसे कोई आंख से सीधा टच हुआ नहीं, वो सिर्फ ग्लास लगा, लाइट आई और अंदर रेटिना पे फोकस बना दिया है। लेकिन जब आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाओगे आंखों में, तो वो आपका जो क्या बोला था, स्क्लेरा, उस पर भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि वो आपकी आंख के भीतर जो आसपास के एरिया है उस पर दिक्कत करेगा। या कॉर्निया है, जो कर्टन ऑफ टीयर्स है, आंसुओं का पर्दा, उस पर भी अफेक्ट कर सकता है। तो अफेक्ट कर सकता है, अमूमन होता नहीं है। डॉक्टर की सलाह में ये सब काम करोगे तो नहीं होगा। कुछ लोगों को एलर्जी इन्फेक्शन होते हैं तो उनको समस्याएं होती हैं। ठीक है, तुमको लगवाना होगा तो डॉक्टर के पास जाके लगवाना, खुद से डॉक्टर मत बन जाना सब लोग। अदिति, हाँ समझ में आया? यस सर। ओके। हाँ, गरिमा कुछ पूछना है? नो सर, नहीं पूछ। हाँ गरिमा, क्वेश्चन पूछा करो। आपने कल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था उसका। देखो, मैं एकदम एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद तो नहीं रहा, लेकिन मैंने जब पढ़ा था तो उसमें साइट्रिक एसिड्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। एक साइकिल होती है, साइट्रिक एसिड की साइकिल होती है, तो आपके मसल्स में वो बनता रहता है, और बनने के कारण आपका मसल्स कैसे काम करता है वो तय होता है उसी से। ठीक है, तो वो हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, तो मैंने पढ़ाया नहीं, और शायद मैं उसको पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमारे आएगा नहीं। लेकिन पढ़ना चाहो तो उसे पढ़ना, टाइम वेस्ट होगा। अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हो तो फिर एग्जाम पे फोकस करो, लेकिन जब कभी खाली टाइम मिले तो उसे देखो, पढ़ो, और ऐसे क्वेश्चन देखा करो तो आप लोग पूछा करो। ठीक है, ये नहीं कि सब बोल रहे थे कि क्लास में बार बार की उसने पूछा, गलत नहीं किया। जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना अच्छा होगा। मुझे अपने क्लास में वो स्टूडेंट्स पसंद हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो स्टूडेंट्स कम पसंद हैं जो आंसर्स देते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछो। गरिमा, क्वेश्चन कोई आए मन में तो पूछना जरूर। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। रजनी कुछ, सर रजनी कोई क्वेश्चन? सर इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में थोड़ा सा डिफरेंस करके बता देंगे प्लीज। हाँ, वही स्लाइड वाला ध्यान देना। देखो, एक्सो का मतलब एग्जिट, इंडो का मतलब इन, बस वही आगे वाला वर्ड याद रखो। आई एन, इन, अंदर आना। आई एन इन होता है, लेकिन ई एन इन मान लो, अंदर आना। तो जो अंदर होगा, अंदर आना मतलब पूरी पूरी बॉडी में अंदर जाएगा। ठीक है, एक्सोक्राइन मतलब एग्स, मतलब बगल वाले स्कूल में जाएगा, ऐसे याद रखो इसी भाषा में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स निकालते हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स निकालते हैं। एंजाइम क्या होता है? अच्छा बच्चा होता है, बगल में जाता है, सामान लेके चला आता है। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं? दुष्ट बच्चा होता है, जाता है कि बगल वाली दुकान से सामान लाऊंगा, वो पूरा सिटी घूम के आता है, पूरी बॉडी घूम के आता है। ठीक है, अब बॉडी में घूम रहा है तो मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए, तो ब्लड का काम, ब्लड जो है, खून जो है, वो मोटरसाइकिल का काम करता है। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में बस यही बेसिक अंतर है कि एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी ग्रंथियां एंजाइम्स निकालती हैं, अच्छे बच्चे पैदा करती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स निकालती हैं, है ना, दुष्ट बच्चे। समझ गई रजनी? यही है बेसिक। यस सर। हैंडआउट में है, उसको बार बार पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखो, अच्छा बच्चा और दुष्ट बच्चा के एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ठीक है यस सर। रजनी? यस हाँ सर। ठीक है, कोई और इशू तो नहीं हो रहा? हाँ, नो कॉमर्स सर। वाले हैं, कोई और इशू तो नहीं हो रहा आपको? नहीं नहीं। ठीक है, कहीं कोई इशू हो तो साइंस के बारे में तुरंत पूछना। सर ओके, सर। रवि? यस सर। रवि, सर ये पूछना था सवाल है कि भाई? इंसुलिन। हाँ सर है। हाँ हाँ, बोलो भाई। सर आप बोले कि इंसुलिन जब नहीं निकलता तो डायबिटीज ज्यादा होने की संभावना रहती, तो निकलता कैसे है शरीर से? सॉरी, फिर से बताओ। सर आप इंसुलिन के बारे में अभी बता रहे थे, तो ये इंसुलिन निकलता कैसे है शरीर से? इंसुलिन एक ग्लैंड है। देखो, जो ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है? पैनक्रियास नाम का एक तुम्हारी ग्रंथि होती है बॉडी में। ठीक है, तो वो इंसुलिन को निकालती है आपकी बॉडी से। अब वो इंसुलिन कैसे निकालती है, ये उस ग्लैंड का
मेटाबॉलिज्म है कि वो ग्लैंड कैसे काम कर रही है, वो हमें नहीं पढ़ना है। वो काम क्या कर रही है, और एक ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन निकाल दे रही है। तो आपका अब ब्लड आया, आपके स्टमक में आया, मान लो पेट में आपके आ गया, ग्लूकागॉन वाला हार्मोन गया, तो वहां पे बहुत सारे केमिकल्स आपके पेट में पहले से थे। उस हार्मोन ने, ग्लूकागॉन हार्मोन ने कहा कि खून में और ज्यादा शुगर बढ़ा दो, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। क्या किया, ग्लूकोज, मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्लूकोज हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है, और इसके अलावा शायद मैंने ग्लूकोजन नाम का एक और मॉलिक्यूल बनाया था कि ग्लूकोज मिल करके ग्लूकोजन बनाते हैं। तो ये जो ग्लूकागॉन जाता है, ये बोलता है कि ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज घुलने लगा, ब्लड ने एब्जॉर्ब किया उसको, लेकिन पेट भर गया ना ब्लड का, कि भाई एब्जॉर्ब या शोषण उसका नहीं कर सकते, अब हमारा पेट भर गया। लेकिन ग्लूकागॉन बोला नहीं, और लाद दिया, और ज्यादा शुगर हो गया। फिर नीचे वाले दूसरे वाले कमरे में गया ब्लड, वहां पे इंसुलिन मिला जिसके ऊपर बोझ। तो ब्लड ने इंसुलिन से बोला कि इंसुलिन भैया, तुम्हारा बड़का भाई, तुम्हारा बड़ा वाला भाई जो ग्लूकागॉन है, तो हम पे बहुत शुगर लाद दिया है, कुछ इलाज करो। तो इंसुलिन बोलता है कि लाइए हम आपका शुगर का बोझा उतारते हैं। तो वो उतार देता है शुगर, बोझा उतार देता है, साफ कर देता है शुगर। तो आपका ब्लड खुश हो जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है, आपकी बॉडी सही से काम करती है। अब मान लो ग्लूकागॉन ने तो लाद दिया शुगर, लेकिन इंसुलिन है ही नहीं कमरे में, तो ब्लड का वजन उतरेगा, शुगर वाला नहीं उतरेगा। तो क्या होगा, शुगर बढ़ा का बढ़ा रह जाएगा आपकी बॉडी में। यही हो जाता है डायबिटीज। समझ में आया रवि? यस सर, आ गया सर। आसान भाषा में समझाया है भाई। आ गया सर, आ हाँ गया। ठीक है। सिद्धि कोई क्वेश्चन? यस सर। सिद्धि कोई क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ प्लीज। हेलो हाँ क्वेश्चन पूछो भाई। सर, जब फार साइटेडनेस और नियर हाँ साइटेडनेस, आवाज आ रही है तुम्हारी, क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन। सर जब फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस दोनों हो हाँ जाएगा तो कौन से लेंस का यूज किया जाएगा, और फिर उस डिजीज को मतलब किस नाम से बोला जाएगा? हाँ हाँ, देखो ये तीन तीन ऑप्शन तो मैंने तुमको बता दिए कि फार साइटेडनेस हो गया तब क्या होगा, नियर साइटेडनेस होगा तब क्या होगा, और तुम्हारा नॉर्मल विजन होगा तो क्या होगा। अब ये तीन ऑप्शन तो मैंने बता दिए क्योंकि ये मोटा मोटी पढ़ने के लिए बताया जाता है। अब इसके अलावा बहुत सारे इसको मिक्सचर बन जाते हैं कि फार साइटेडनेस भी हो और नियर साइटेडनेस भी हो। ऐसा कोई हो सकता है कि दूर, हाँ हेलो आवाज आ रही है सर। मेरी? अरे मैं डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा, सॉरी। सिद्धि सुनो मेरी बात। ओ देखो सर। फार साइटेडनेस मतलब हाँ। दूर की चीज दिख रही है, पास की नहीं दिख रही है, ठीक। और नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक की चीज दिख रही है, दूर यस की सर। चीज नहीं दिख रही है। अब बताओ दोनों अगर एक साथ हो जाएगा तो क्या होगा? दोनों एक साथ हो सकता है तो कुछ नहीं तो दिखेगा वो सर। ब्लाइंड हो जाएगा, उसके लिए कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसी आंख की बीमारियां होती हैं जहाँ पे बहुत सारे लेंस यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने सिर्फ बताया कि कॉनकेव लेंस यहाँ पे यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज करेंगे। अमूमन जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग चश्मे लगाते हैं ना, उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिक्स्ड होते हैं। जैसे आप लोग देखोगे चश्मे का ऊपर वाला हिस्सा मोटा होता है, फिर नीचे वाला हिस्सा जहां से आंख देखती है वो पतला हो जाता है। तो वो दोनों काम करता है कि दूर का साफ नहीं दिख रहा है, ब्लर हो जा रहा है, तो वो ऊपर वाला दूर दिखाएगा, नीचे वाला नजदीक दिखाएगा, ठीक है। तो बहुत बार होता क्या है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को मिक्स करके भी चश्मे बनाए जाते हैं।
ठीक है, उसके बारे में 12th लेवल पे फिजिक्स में काफी बताया गया है, अगर आप उस पे लाइट का ऑप्टिक्स का पेपर पढ़ोगे तो, बट वो हमारे काम का है नहीं। ठीक है सिद्धि। हाँ, तो यस सर। चश्मे कॉनकेव के भी बन सकते हैं, केवल कॉनकेव के बन सकते हैं, केवल कॉन्वेक्स के बन सकते हैं, और दोनों को मिला के बन सकते हैं। और हम लोग जो फैशन वाला चश्मा लगाते हैं वो किससे बनता है? ना कॉनकेव होता है ना कॉन्वेक्स होता है, सपाट सीधा, न धंसा होता है ना फिर उभरा हुआ होता है, बस वो सीधा सीधा लेंस होता है। ठीक है, और आई होप सिद्धि समझ में आया होगा। यस ओके, सर। सृष्टि कोई क्वेश्चन यस सर। सर पूछो। जो आपने बताया कि मतलब थायराइड थायराइड जो होता है तो उसमें बॉडी का वेट या तो गेन होता है या फिर लॉस होता है, तो वो क्या हार्मोन के कारण ही होता है या फिर अलग कोई? हाँ देखो, हार्मोन का काम जानते हो क्या होता है? देखो, वो बॉडी थायराइड अपना काम करता है कि वो हार्मोन निकाल दिया। अब ये हार्मोन आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाकर के ये मैसेज बोलता भेजता है कि वजन बढ़ाओ वजन बढ़ाओ। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये एंजाइम्स क्या होते हैं? हार्मोन ये एंजाइम लिक्विड होते हैं, लेकिन ये केमिकल नहीं होते। जैसे एंजाइम्स आपके बायोकेमिकल्स होते हैं, ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी प्रोसेस में, ये बस जाकर के आग लगा देते हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं ना, कि दो लोग लड़ रहे होते हैं, तो एक तीसरा जाकर के कहता है हाँ और मार, तो वो काम करता है एंजाइम। दूसरा आकर के कहता है अरे अरे भैया और मारो, तो वो काम करता है हार्मोन। तो हार्मोन या एंजाइम्स केवल मैसेंजर हैं, दूत हैं। लड़ाई लड़ते हैं राजा लोग, वहां जो केमिकल्स होते हैं वो सब, लेकिन हार्मोन्स दूत होते हैं। वो जाकर के बताते हैं कि हमारे राजा ने कहा है कि वजन बढ़ा दो, तो बॉडी वजन बढ़ाने लगती है। अब मान लो कोई ऐसा मान लो थायराइड से तुम्हारा हार्मोन ना निकले, बंद हो गया, तो दूध पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो जिस जगह का वेट बढ़ रहा था, वो बोलेगा कि लग रहा है राजा ने रोक दिया है, मना कर दिया है वजन बढ़ाने से, तो वजन कम हो जाएगा। तो नहीं निकलेगा तो वो समझेगा कि वजन घटाने की बात कर रहा है, तो वजन घटता जाएगा। अगर ज्यादा निकल रहा है बराबर थायराइड से, दोनों हार्मोन्स जो उसके निकलते हैं, थायराइड कौन सा थायरॉक्सिन शायद निकलता है, या और भी हार्मोन निकलते हैं, एक दो इम्पोर्टेंट है वो जान लो। तो वो निकलता है जब ज्यादा मात्रा में, तो बॉडी के किसी पार्ट में जाकर के बोलता है और वजन बढ़ाओ और वजन बढ़ाओ। बॉडी का वो वाला जो ऑर्गन होता है, पार्ट होता है, वो ये सोचता है कि राजा ने आदेश भेजा है कि वजन बढ़ाओ, बढ़ाते रहता है। जब बंद हो जाता है तब वो समझता है कि भैया लगता है राजा ने बोल दिया है कि बंद कर दो, रोक दो, वजन कम हो जाता है। ऐसे काम होता है। तो एंजाइम्स और हार्मोन एक मैसेंजर का काम करते हैं बस। हार्मोन खुद पार्टिसिपेट नहीं करते लड़ाई में, खुद किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो जा करके आग लगा देते हैं कि भैया ये करो। बाकी का काम वो करते हैं अलग, जो पार्ट्स होते हैं या जो ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो सृष्टि, यस मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यस सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या बोल रहे? सर आप पहले बता दो, वो दूसरा सवाल था। कुछ और पूछ रही थी, पूछो। हाँ वो दूसरे टॉपिक से है सर। है, अच्छा ठीक है, मैं आंसर तुम्हारे पहले क्वेश्चन का दे रहा हूँ। मान लो तुम्हारा पेट है, तुम्हारे पेट में खाना है। अब कोई हार्मोन है, वो कह रहा है कि इस खाने को पीस दो। तो बॉडी के किसी ग्लैंड ने, किसी ग्रंथि ने वो हार्मोन बनाया और भेजा, पेट में आ गया वो हार्मोन। और उस हार्मोन ने मैसेज पेट को दिया कि इस खाने को पीस दो, काइम बना दो। तो पेट ने क्या किया, काइम बना दिया, पीस दिया उस खाने को। अब मान लो वो ग्लैंड रुक जाए, हार्मोन ना भेजे, तो पेट में जो खाना है वो ऐसा ही रखा रहेगा। क्या होगा, आपकी पेट हो जाएगी खराब, अगर खाना वैसा रखा रह गया, हार्मोन नहीं आया वहां से मैसेज लेकर के। तो हार्मोन, ये जो आपके बॉडी के ऑर्गन होते हैं, ये सरकारी बाबू जैसे होते हैं। जब तक ऊपर वाले आदमी का आदेश नहीं आएगा तब तक हम कलम नहीं चलाएंगे ऑर्गन। तो ये जो आदेश होता है ये हार्मोन होता है। ठीक है, चिट्ठी भेजा गया, तो जब चिट्ठी पहुंचेगी तब हमारा काम होगा। तो ऐसे ही पूरा काम होता है सिस्टम में। आई होप तुम समझ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। यस सर। ठीक, हाँ सर। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, यस मैं फिर सर, यस बता। समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा क्या पूछ रहे थे आप?
सर दूसरा सवाल था कि जैसे आई डिफेक्ट जो भी होता है, मायोपिया फिर हाइपर माइट्रोपिया, तो उसमें जो भी सिम्टम्स आते हैं जैसे सर घूमता है, वोमिटिंग टाइप से होता है, तो वो सब क्या रेटिना के कारण होता है या फिर अलग उसका रीजन होता है? नहीं नहीं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो देखो, वो कान से संबंधित होता है। बिलीव नहीं होगा कि चक्कर आ रहा है या ये सारी चीजें हो रही हैं, और उसका रिलेशन किससे है? आंख से नहीं है, आई से नहीं है, ईयर से है। तो आवाज नहीं आ रहा आपका। आपका जो इंटरनल ईयर होता है ना, वहाँ पे उसका जो मेन काम होता है वो आपके बॉडी के बैलेंस को बनाता है, आपके सिर के बैलेंस को बनाता है। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अभी आ रही है। यस ये जो अभी आ सिर घूमने वाला चक्कर होता है ना, आवाज जा रही है मेरी तुम लोगों तक? भाई हाँ ना बोलो। यस सर, यस यस सर आ रही है। हाँ, ये जो सिर घूमने वाला चक्कर होता है, चाहे वो आंख खराब होने पर हो, हाँ, आंख खराब होने पर या फिर नॉर्मल ऐसे गोल गोल आप घूम रहे हो फिर रुक जाते हो, तो ये सब जो चक्कर होता है ना, कि आपके सिर में चक्कर जैसा कुछ फील होता है, इसका आंख से कुछ लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ कान से लेना देना है। आपका जो कान होता है, आपका जो ईयर होता है, उसमें इंटरनल ईयर में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के बैलेंस को बना के रखते हैं। ठीक है? तो ये जो चक्कर वक्कर आता है, इसका संबंध कहाँ से है? कान से है और दिमाग से है। आपके दिमाग से जो नर्व आता है वो आपके कान के पीछे से जुड़ा होता है। ठीक है? और वो जब एक्टिव होता है, जैसे आपको घूम रहे हैं तो आप चक्कर वक्कर आता है तो नर्व कान के पीछे का जो ऑर्गन होता है, जो हिस्सा होता है, वो दिमाग को बताता है कि भाई घूम रहा है या क्या हो रहा है। तो इसीलिए बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि आप लोग छींको और अपनी आंखें बंद कर लो, अपना नाक भी बंद कर लो, अपना मुंह भी बंद कर लो, तो वो जो छींक वाली हवाएं हैं वो कान से बाहर निकलती हैं। ये पूरा का पूरा इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो अगर आपके माथे में कोई चक्कर हो रहा है तो उसका संबंध माथे से या दिमाग से या आंख से या मुंह से नहीं है, कान से रिलेटेड है। तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपकी बॉडी में जो बैलेंस बनाने का काम करता है वो कान का कौन सा हिस्सा करता है। तो कान का जो इंटरनल पार्ट है, इनर ईयर है, वो आपकी बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है। जब इसमें और दिमाग के बीच में कुछ लड़ाई हो जाती है या बनती नहीं है तो हमारा सिर घूमने लगता है। हमारा जो आंख है वो भी दिमाग से जुड़ा होता है। अब कान के उस पार्ट और दिमाग के बीच बन नहीं रही है, हो गया नेटवर्क एरर। तो जब नेटवर्क एरर हो गया तो हमारा फोन, यानी मान लो हम आंख हैं, तो नेटवर्क एरर ऑलरेडी हो चुका है वहां पे हमारे फोन और टावर के बीच में। तो क्या हम बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारी आंख को लगेगा कि हमारा सिर घूम रहा है या हमारी आंख घूम रही है, बट एक्चुअली वो रिलेशन किसके किसके बीच का है? दिमाग और कान के बीच का। ठीक है सृष्टि, समझ में आ रहा है? यस सर। समझ गई ना? तुम्हारा क्वेश्चन यही था कि वो कैसे होता है। वो कान से रिलेटेड होता है। तुम्हारी बॉडी का कोई भी बैलेंस होता है वो कान से रिलेटेड होता है। जैसे आप लोग गोल गोल घूमो फिर अचानक रुक जाओ तो आपको थोड़ी देर के लिए फील होगा कि अभी भी मैं घूम रहा हूँ। आपको लगेगा पेट भी घूम रहा है या कुछ ऐसा फील होगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो कान के पीछे से नर्व जाती है दिमाग तक, जो नाली जाती है दिमाग तक कान के पीछे से, उसको लगता है कि नहीं ये तो अभी भी घूम रहा है। तो दिमाग तो रुक जाता है, दिमाग तो बोलता है कि नहीं रुक गए हो, लेकिन कान बोलता है नहीं अभी नहीं रुके हैं भाई। तो ये मिसमैच हो जाता है, लड़ाई हो जाती है दिमाग और कान के बीच में, और हमको फील होता है कि जैसे हम अभी भी घूम रहे हैं। उसमें हम लोगों को उल्टी भी आ सकती है या हम लोगों के सिर घूम सकते हैं, ये सारी इश्यूज होते हैं। ठीक है सृष्टि, यही तुम्हारा आंसर है। कान से रिलेटेड है। आंख का वो घूमना, सिर का वो घूमना कान से रिलेटेड है, इनर पार्ट से। बैलेंस कौन बनाता है? कान का इनर पार्ट। ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन भाई? जो आँख से पानी आता है वो भी? नहीं, आंख से पानी आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है या जो भी चीजें हैं। कौन सा पानी तुम पूछ रहे हो? छींकने पे जो पानी आता है? अदिति, आंख से पानी आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अदिति, है ना? सर जैसे आँख बहुत ज्यादा देर तक पढ़ते पढ़ते फिर अचानक से सर बहुत ज्यादा पानी आने लगता है, तो सर वो भी कान की वजह से ही होता है? नहीं, वो कान की वजह से नहीं। बैलेंस का काम कान की वजह से होता है। आंख से पानी वाने को होता क्या है कि आपके आंखों में बहुत सारे मसल्स भी होती हैं, बहुत
सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, तो आंख में थकान हो जाती है, वो मांसपेशियां थक जाती हैं, वो मसल्स थक जाती हैं। अब वो मसल्स हमारे लिए जरूरी नहीं है तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन जब वो मसल्स थक जाती हैं तो आपकी आंखों में दर्द होता है, या वो उन पे आप पानी डालते हो वो तो थोड़ा फ्रेश होती हैं, या फिर उनको आप मींजते हो, है ना, तो मसल्स थोड़ा रगड़ खाती हैं तो उनमें एक नई तरीके की फ्रेशनेस आती है। तो वो आंख दर्द करना या आंख से पानी आना, तो आंख की जो मसल्स हैं उनमें थोड़ा इश्यू होता है, इसलिए होता है। ठीक है अदिति? ओके सर। हाँ, अब मेरी बात आप लोग जो ध्यान से एग्जाम सुनिए। हैंडआउट मैं आपको कल भेजूंगा दोपहर तक। मेरी क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हो रहा है, तो उसमें अगर साइंस के क्वेश्चन देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के होते हैं, मैक्सिमम इन द सेंस 98%। हम लोगों ने ओरिएंटेशन क्लास लिया था, उसमें हमने यही कहा था कि एक क्लास केमिस्ट्री का लेंगे, एक क्लास फिजिक्स का लेंगे। अच्छा, आज मैंने तुमको बायोलॉजी पढ़ाया तो दो चीजें फिजिक्स की भी तो बताई। कौन सा? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। समझ रहे हो? यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत लोग इसको फिजिक्स का मान लेते हैं कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे, ठीक है, तो बहुत लोग फिजिक्स का मान लेते हैं कि इसमें लेंस के बारे में पूछा है, बहुत लोग बायोलॉजी का मान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही आया है, मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है। ऐसे लैक्टिक एसिड के बारे में कि दूध से दही कैसे बनता है, किस एसिड से बनता है, मैं बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे ये चीज। तो केमिस्ट्री में कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में जो केमिस्ट्री है उसी के बारे में बेसिक जान लेना है कि आपकी बॉडी में क्या क्या केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, बस। बाकी जो चीजें हैं वो मैं हैंड आउट दे दूंगा, 8-10 पेजेस का होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के, उसको रट लोगे, उसको याद कर लोगे तो केमिस्ट्री में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। फिजिक्स भी उतना ही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर पूछता है तो क्या पूछता है? करंट अफेयर। करंट अफेयर की कुछ क्लासेस मैं लूंगा, उसमें परेशान मत हो, ब्लैक होल के बारे में पूछेगा, या जो नोवेल्स मिले हैं तो नोवेल्स किसको किसको किस 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 चीज़ों के लिए मिले हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, तो वो क्वेश्चन जीएस में भी आ जाएगा और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी एग्जाम में। परेशान नहीं होना, मेनली बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री नील, बहुत थोड़ा सा, जैसे आज मैंने पढ़ा है। ठीक है दीदी? हाँ, अब मेरी बात सुनो, हैंडआउट मैं कल दोपहर तक भेज पाऊंगा, मेरे थोड़े कुछ काम है उनको निपटा के फिर हिंदी ट्रांसलेशन कर दूंगा। हैंडआउट इंग्लिश में लिखती है लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन अभी नहीं हुआ है, वो मैं कर दूंगा। और आप आवाज नहीं आ रही है सर। अभी अभी आ रही है? यस सर। हाँ अभी आ रही हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में जो मैं हैंडआउट दे रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है। और दूसरा, एग्जाम के लिए अब फोकस हो जाओ क्योंकि मार्च पूरा होने वाला है, मिड मार्च गुजर चुका है। तो दो चीज, एक चीज और मत करो, साइंस का हैंडआउट पढ़ते समय जो लिखा है उसको अच्छे से समझ के तैयार कर लो, प्रैक्टिस करो, और दिमाग को इधर उधर घुमाओ मत, क्योंकि अभी आप लोग साइंस पढ़ने से अच्छे से पढ़ना शुरू किए हो तो आप लोग के दिमाग में तमाम चीजें आएंगी कि मसल्स कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, मुझसे पूछो खुद, मतलब टाइम वेस्ट मत करो, खुद हैंडआउट पढ़ लो। आपके मन में कोई क्वेश्चन आए हैंडआउट पढ़ते समय कहीं से भी, जैसे मसल्स के बारे में जो गरिमा ने पूछा था, या आस्था ने कुछ क्वेश्चन पूछा, या अदिति ने पूछा, या फिर सृष्टि ने पूछा, सिद्धि ने पूछा, तो आप क्वेश्चन पूछोगे वो नोट कर लिया करो और मुझसे पूछ लिया करो। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो भी, अगर क्लास नहीं ले रहा हूँ तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, वो सारे क्वेश्चन के जवाब मैं दूंगा। लेकिन हैंडआउट में जो लिखा है वो आपके एग्जाम में आएगा। हमारा पहला काम है कि हम हैंडआउट पढ़ के अच्छे से तैयार करके अपने एग्जाम को क्रैक करें, तो वो आप लोग करो। ठीक है, बस यही सब मुझे कहना है, और उसके बाद फिर अच्छे से रहो, कोरोना वगैरह का ख्याल रखो। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।